इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 1। एक अधेड़ उम्र का आदमी और औरत एक आलीशान मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे थे, बिना कुछ बोले। ये स्पष्ट था कि माहौल बहुत गंभीर था। मेज पर स्टेक और खाली गिलास थे, मानो उनके खोखले हाव भाव दर्शा रहे हों। ग्लूब ग्लूब ग्लूब। जैसे ही शराब आधी डाली गई, महिला के माथे पर बल पड़ गए। इसका मतलब था कि डालना बंद कर देना चाहिए। आदमी ने अपना हाथ रोक लिया और महिला की नज़र तेजी से नीचे चली गई। टैप टैप टैप। वह अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से एक दोहराव वाली लय बना रही थी। कुछ महत्वपूर्ण कहने से पहले यह उसकी आदत थी, उसकी ईमानदार भावना। वह इस समय किसी भी विषय से बचना चाहता था। जैसे ही महिला की पलकें उठीं और उसका गला हिल गया, आदमी ने एक मजबूर मुस्कान के साथ अपना गिलास उठाया। क्या तुम मुझे बधाई देने जा रही हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। थप। जो आवाज़ आए वह टोस्ट की नहीं, बल्कि एक नीरस आवाज़ थी। उसी समय महिला ने अपने हाथ का पिछला हिस्सा मेज पर रखा हुआ था। उसने पहली बार देखा कि उसकी बाईं अनामिका में कोई अंगूठी नहीं थी। आदमी ने अपना निचला होंठ काटा। जिस क्षण तुम अपना हाथ हटाओगी, फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। जैसे ही महिला ने अपना हाथ हटाया, मेज पर रखी अंगूठी लैंप की रोशनी से चमक उठी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विशाल कपूर, क्या तुम्हारा कभी कोई परिवार था? क्या तुम हमेशा अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचते थे? उस टिप्पणी पर विशाल के माथे पर झुर्रियां पड़ गईं। लेकिन ये गुस्सा होने का समय नहीं था। वह बार बार सोचते हुए अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करता रहा। झिंग झिंग। तभी मेज पर रखे विशाल के फोन की घंटी बजी। उसने उस पर नजर डाली और पाया कि यह एक ऐसा कॉल था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। विशाल ने अपनी बाईं हथेली अपनी पत्नी की ओर की और अपने दाहिने हाथ से अपना फोन उठाया। हाँ चेयरमैन, यह विशाल कपूर है। हाँ हाँ। चरमराहट। उस पल उसकी पत्नी अचानक खड़ी हो गई। उसने फिर से एक ठंडी मुस्कान छोड़ी। उसे रोकना पड़ा, लेकिन वह फोन पर मौजूद व्यक्ति को अनदेखा नहीं कर सकता था। नहीं सर, ये संभव है। हाँ चेयरमैन। क्लिक क्लैक। उसकी पत्नी बिना पीछे देखे चली गई। जब उसने फोन रखा और उठा तो उसकी पत्नी पहले ही जा चुकी थी। लानत है, उसने जो शराब अकेले पी थी उसका स्वाद आखिर में कड़वा था। अगले दिन विशाल ने अपनी आंखें बंद की और नर्म सीट पर पीछे झुक गया। धीरे धीरे बज रहे शास्त्रीय संगीत की आवाज़ ने उसके मन को शांत कर दिया। सवारी इतनी आरामदायक थी कि उसे पहियों के घूमने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसकी बदौलत वह चुपचाप अपने दिन की तस्वीर अपने दिमाग में बना सकता था। चीख। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी कार हसुन टॉवर के सामने आ पहुंची। सुरक्षा गार्ड जो इंतजार कर रहा था, घबराकर भागा और सावधानी से दरवाज़ा खोला। श्रीमान राष्ट्रपति, सुप्रभात। हाँ सुप्रभात। जैसे ही विशाल हल्की मुस्कान के साथ अपनी सीट से बाहर निकला, लोग पीछे से उसके पीछे आ गए। ऊंची इमारत का बड़ा सामने का दरवाज़ा खुला और लोग विशाल को प्रणाम करने के लिए कतार में खड़े थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ विशाल धीरे धीरे चल रहा था। उसके पीछे से एक महिला की आवाज़ आई। श्रीमान राष्ट्रपति, आज के कार्यक्रम में अनुसंधान केंद्र का दौरा, अधिकारियों के साथ बैठक और अध्यक्ष के साथ रात्रिभोज शामिल है। विशाल ने लॉबी से गुजरते हुए अपने सचिव की ओर सिर हिलाया। अध्यक्ष बनने के साथ ही और भी जिम्मेदारी और काम आ गया। शीर्ष श्रेणी की कंपनी हैंसेन इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष का पद इतना भारी था। तभी यह हुआ। चरमराहट। सामने का दरवाज़ा खुला और एक पीला चेहरा वाला आदमी विशाल के पास आया। तभी सुरक्षा गार्ड उसके सामने अचानक से कूद पड़े। रास्ते से हट जाओ, मुझे श्रीमान राष्ट्रपति से कुछ कहना है। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे तुम मिल सको। दूर हटो। अरे, उसे बाहर खींचो, बस एक पल के लिए। तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद उस आदमी की आवाज़ शांत थी। विशाल ने बात करना बंद कर दिया और एक पल के लिए उस आदमी की तरफ देखा। यह एक जाना पहचाना चेहरा था, इसलिए उसने जल्दी से अपना मुंह खोला। बंद करो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विशाल के शब्दों के साथ उसके आसपास की हवा जम गई और रुक गई। अजीत सीनियर, तुम यहाँ क्यों आए हो? सीनियर, वरिष्ठ या बड़े के लिए सम्मानसूचक शब्द। क्या मैं वरिष्ठ कहलाने के लायक हूँ? अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? मैं एक पल निकाल सकता हूँ। उसने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुनी, लेकिन विशाल ने परवाह नहीं की और एक हाथ से कंपनी के अंदर की ओर इशारा किया। लेकिन अजीत ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैं यहाँ कह सकता हूँ। क्या तुम्हें कबीर नाम याद है? कबीर? तुम अचानक उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? जब विशाल कंपनी में शामिल हुआ था तब कबीर उसका सहकर्मी था और जब वह सेक्शन चीफ था तब उसने अजीत के अधीन काम किया था। वह उसे भूल नहीं पाया। तभी अजीत की आवाज़ गूंजी। कबीर मर चुका है क्या? विशाल चौंक गया, लेकिन अजीत ने शांति से बात जारी रखी। वह दूसरी दुनिया में चला गया है। शायद तुम्हें इसकी परवाह न हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ रुकना उचित है। वरिष्ठ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? विशाल ने उसके पास आते ही उत्सुकता से पूछा। लेकिन अजीत, जिसने अपने माथे को अंगूठे और तर्जनी से पकड़ रखा था, ने अपना सिर उठाया और आह भरी। मैं तुम्हें ये बताने आया था। मैं उस कमीने की वजह से यहाँ नहीं आना चाहता, इसलिए कृपया समझो।
उद्धरण चिन्ह। विशाल केवल अजीत की पीठ को देख सकता था, जो मुड़कर चला गया। उसने अपने दिल में उसकी नाराजगी भरी आंखें महसूस की। एक जटिल भावना के साथ विशाल ने अपना दिन का कार्यक्रम पूरा किया और सियोल के बाहरी इलाके में अंतिम संस्कार गृह में प्रवेश किया। यह ऐसी जगह थी जहां वह आना नहीं चाहता था, लेकिन उसे आना पड़ा। अंतिम संस्कार गृह में भीड़ नहीं थी। उसने सबसे पहले मृतक को श्रद्धांजलि दी और मुख्य शोक मनाने वाले को प्रणाम किया। उसने अपने सामने एक छोटे बेटे और पत्नी को रोते हुए देखा। उसने मुश्किल से प्रणाम किया और अपने भारी कदमों को आगे बढ़ाया। ओह माय, उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उसे नौकरी नहीं मिली और उसका अंत इस तरह हुआ। हसन बहुत ज्यादा है। उन्होंने बस उसका रस चूसा और उसे फेंक दिया। अगर उन्हें ऐसा करना ही था तो उन्हें उसे कहीं और जाने देना चाहिए था। ये सही है, ये बड़े लोगों की समस्या है। जिसने उस समय ये निर्णय लिया था? विशाल उनकी आवाज़ें सुनकर उनके पास से चला गया। जैसे ही विशाल दिखाई दिया, दालान में लोगों की बड़बड़ाहट शांत हो गई। विशाल एक पल के लिए रुका और फुसफुसाते लोगों को पीछे छोड़ते हुए चलने लगा। वह बिना देखे ही समझ गया कि क्या हो रहा है। लोगों को लगा कि कबीर की आत्महत्या और हसन ग्रुप में कर्मचारियों की भारी कटौती के बीच सीधा संबंध है। विशाल, जो बहुत ही तेज तर्रार था, यह नहीं जान सकता था। और मैंने ही यह फैसला किया था। उसे कंपनी को मुनाफे में लाना था। अगर वह इसे ऐसे ही छोड़ देता तो फंड की कमी के कारण पूरे ग्रुप को नुकसान होता। किसी को तो नेतृत्व करना ही था और विशाल, जो उस समय ग्रुप के रणनीति विभाग के प्रमुख थे, ने इस मुद्दे को उठाया। उस समय उनका मानना था कि कंपनी के अस्तित्व के लिए यह एक अपरिहार्य विकल्प था। कोई भी ऐसा ही करता। विशाल ने खुद को समझाने की कोशिश की। उसने अपना सम्मान समाप्त किया और धीरे से अपनी सीट पर बैठ गया। उस पल विशाल की नज़र में कुछ जाने पहचाने चेहरे आए। वे लोग थे जिन्होंने पहले विशाल के साथ काम किया था। बेशक अब नहीं। उसे खुशी से ज्यादा दुख हुआ। उसे पता था कि अगर वह उनका सामना करेगा तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं सुनने को मिलेगा। वह उनसे बचना चाहता था अगर संभव हो तो, लेकिन विशाल के कदम उसे रिसेप्शन रूम में ले गए जहां वे बैठे थे। जैसे ही विशाल अंदर आया, एक चौंका हुआ आदमी जल्दी से सीधा हुआ और बोला। उसकी आवाज़ व्यंग्यात्मक थी, बिल्कुल अजीत की तरह। ओह माय, मिस्टर प्रेसिडेंट हान इसके लिए यहाँ तक आए हैं। मुझे देर से आने के लिए खेद है सीनियर। तुम कमीने, क्या तुम्हें ऐसा कहने का अधिकार है? बंद करो, बंद करो। ये बात करने की जगह नहीं है। मिस्टर हान, आप यहाँ आराम से बोल सकते हैं। यह आपकी कंपनी नहीं है। हाँ बिल्कुल, विशाल ने अपना सिर हिलाया। वे सदस्य थे जिन्होंने पहले उसके साथ काम किया था और वे सभी हंसुन के पूर्व छात्र होने के नाते सीनियर थे। अब विशाल की रैंक किसी और से ऊंची थी, लेकिन केवल उसकी कंपनी में। वे अब हंसुन से संबंधित नहीं थे, इसलिए उसे विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। एक वरिष्ठ ने शराब की बोतल उठाई। यहाँ आओ, एक ड्रिंक लो। मैं बस अपने होठों को छू लूंगा। ये बच्चा, वह अभी भी बहुत अमानवीय है। नशे में धुत लोगों ने विशाल के सामने अपनी शिकायतें उगलनी शुरू कर दीं। अरे ईमानदारी से बताओ, तुम इसलिए भाग गए क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम हमसे बेहतर हो? हम साथ मिलकर अच्छा कर सकते थे। वे विशाल से नाराज थे कि वे अपनी डूबती टीम को छोड़कर दूसरी टीम में चले गए। विशाल, तुम गलत थे। तुम्हें कहीं और जाकर अपने आप को अच्छे से जीना चाहिए था। तुमने हमारी पीठ में छुरा क्यों घोंपा? उन्होंने उस स्थिति को याद किया जब वे विशाल द्वारा दूसरी टीम में किए गए प्रोजेक्ट के कारण परेशानी में थे और उसे दोषी ठहराया। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पेन प्ले के कारण हम किस स्थिति में थे? क्या तुमने कभी सोचा है कि इस उम्र में किसी के लिए रातों रात अपनी नौकरी खोना कितना कठिन होता है? उद्धरण चिन्ह। विशाल पूरी तरह चुप रहा। सबसे ज्यादा नाराजगी जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पर छंटनी की थी। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी कठोर नहीं कहा क्योंकि वे उसके सामने थे, लेकिन उनकी आंखों में आक्रोश भरा हुआ था। विशाल के पास अपने दृष्टिकोण से कई बहाने थे, लेकिन उसने उन्हें नहीं बनाया। यह एक स्पष्ट तथ्य था कि ऐसे लोग थे जिन्हें विशाल ने नुकसान पहुंचाया था, जिन्होंने केवल आगे देखा और भाग गए। वह समझ गया कि उनकी कहानियां सुनने के बाद कबीर के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय एक चरम निर्णय लेने के। यह एक कठिन जगह थी, लेकिन विशाल ने इसे बहादुरी से सहन किया। वह लंबे समय तक अंतिम संस्कार गृह में रहा और आखिरकार कबीर की तस्वीर देखी। क्या आप जानते हैं कि आपके निर्णय के क्या परिणाम होंगे? कई निर्दोष लोगों को अक्षम के रूप में बेचा जाएगा और आपकी वजह से पीड़ित होंगे। वह धर्मी नज़र जिसने विशाल को रोका, वह तस्वीर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। एक दोस्त, एक सहकर्मी और कुछ समय के लिए जिसे वह अपना प्रतिद्वंद्वी समझता था, कबीर इस तरह दुनिया से चला गया। विशाल ने चुपचाप उसके मुस्कुराते चेहरे से पूछा, क्या मैं गलत था? यह एक ऐसा सवाल था जो अब उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता था। कुछ देर बाद, अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद, विशाल अपनी कार की पिछली सीट पर वापस झुक गया और गहरे विचारों में डूब गया। उसकी कार पहले से बड़ी और अधिक आरामदायक हो गई थी और उसका वेतन कई गुना बढ़ गया था। यह उस उच्चतम पद पर पहुंचने का परिणाम था जिस तक वह पहुंच सकता था। लेकिन उसके दिल का खालीपन अभी भी नहीं भरा था, बल्कि उसके खाली दिल के एक कोने में अपराध बोध ने कब्जा कर लिया था। हाँ, विशाल ने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी नज़र घुमाई। उसने नर्म सीट पर पीछे झुककर सियोल के रात के दृश्य को देखा।
उसने स्ट्रीट लाइट देखी जो हान नदी के किनारे अंतहीन रूप से फैली हुई थी। वे विशाल के जीवन की तरह थे जिसने केवल आगे देखा और भाग गया। प्रत्येक प्रकाश में सफलता के लिए उसने कुछ चीजें छोड़ी थीं। क्या मैंने सही जीवन जिया? उसने आखिरकार उस संदेह को व्यक्त किया जिसे उसने कसकर लपेटा हुआ था। उसे शायद बहुत पहले ही इसका उत्तर पता था। उसने इसे अनदेखा कर दिया था, भले ही वह इसे जानता था। उसने इसे सफलता के लिए अपरिहार्य मानकर टाल दिया। क्या तुम्हें इसका पछतावा है, विशाल कपूर? उसने धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाकर अपने ही प्रश्न का उत्तर दिया। यह एक ऐसा शब्द था जिसे वह आसानी से किसी से नहीं कह सकता था। उसे घुटन महसूस हो रही थी। क्या ऐसे समय में किसी से अपनी बात कहना अच्छा नहीं होगा? लेकिन उसके पास कोई नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम सब कुछ पीछे छोड़ दोगे और ऊपर जाओगे तो तुम खुश रहोगे? तुम इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकते। उसके बॉस, जिसका वह सम्मान करता था, के कड़वे शब्द उसके सिर में गूंज रहे थे। उसने उसे दूर धकेल दिया और बचकानी सोच के साथ मना कर दिया, लेकिन अब उसे उसके शब्दों का मतलब समझ में आ रहा था। उसने ऊपर जो नज़ारा देखा वह कोई शानदार नज़ारा नहीं था। वहां कोई चमकीली धूप, चमकता हुआ समुद्र या लहराते बादल नहीं थे, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे वह जिस छोटी सी रोशनी का पीछा कर रहा था वह गायब हो गई है। वहां अंधेरा था, वहां कोई उम्मीद नहीं थी, वहां खालीपन था। क्या यह उसकी कड़वी भावनाओं के कारण था? विशाल, जिसने लंबे समय से शराब को हाथ नहीं लगाया था, इस समय उसे शराब की सख्त तलब थी। अध्याय 2। उसी समय उसने खिड़की के बाहर एक साइन देखा जिसने उसका ध्यान खींचा। साइन बैंगनी रोशनी से जगमगा रहा था और उस पर कसिव में जर्नी बार लिखा हुआ था। ये जगह कब खुली? वह अक्सर इस गली से गुजरता था, लेकिन उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपना मन बनाया और धीरे से अपना मुंह खोला। ड्राइवर, कृपया मुझे यहाँ उतार दें। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नहीं, तुम आगे जा सकते हो। धमाका! वह कार से बाहर निकला और ड्राइवर को दूर भेज दिया, फिर बार के सामने खड़ा हो गया। वह पहले कभी अकेले बार में नहीं गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि अचानक उसे इस जगह की ओर क्यों आकर्षित किया गया। उसे बस एक बात का यकीन था कि वह इस मूड के साथ घर नहीं जाना चाहता था। डिंग! जैसे ही वह बार में दाखिल हुआ, उसने एक बारटेंडर को अंधेरे में बैठे देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कोई युवती नहीं, बल्कि सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था। मुझे कुछ तीखा दो। उसने जिज्ञासावश विस्की की जगह कॉकटेल चुनी और बारटेंडर ने अपने कुशल हाथों की हरकतें दिखाईं। उसने मेज पर रखा गिलास उठाया और मुंह के पास ले आया। तीखा स्वाद लाजवाब था। 1 गिलास, 2 गिलास। जैसे जैसे खाली गिलासों का ढेर बढ़ता गया, उसकी चिंताएं बढ़ती गईं। उसने राष्ट्रपति बनने के लक्ष्य के साथ 20 साल तक कड़ी मेहनत की थी और उसने इसे हासिल कर लिया। उसे इस समय अपनी सफलता का जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उन लोगों के चेहरे क्यों देखे जिन्हें उसने इतने समय तक नज़रअंदाज किया था? उसके सहकर्मी, दोस्त, माता पिता। उसने अपनी सफलता के लिए सब कुछ त्याग दिया था और आखिरकार वह सफल हो गया। लेकिन अगर उसने खुद से पूछा कि क्या यही वह जीवन है जो वह वास्तव में चाहता था, तो जवाब था नहीं। जब वह अकेला रह गया तो उसे एहसास हुआ कि सफलता और पैसा कितना बेकार है। उसने अपना लक्ष्य तो पा लिया था, लेकिन यह वह जीवन नहीं था जो वह चाहता था। यह विडंबना थी। शायद वह इस समय गलत दिशा में भाग रहा था और सब कुछ खाली खाली लग रहा था। गिलास खाली होते रहे और उसका चेहरा लाल हो गया। उसका मूड भी बेचैन हो गया। क्या मैंने गलत जिया? क्या मैंने वाकई गलत जिया? बेशक, किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। घूंट! गर्म शराब ने फिर से उसका गला जला दिया। वह पहले ही अपनी सीमा पार कर चुका था, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। जितना वह पीता, उसके अंदर से आने वाले छोटे छोटे संदेह उतने ही बढ़ते जाते। साथ ही वे उसके दिल की ठंडी दीवार में दरारें पैदा कर देते। जो दीवार टूटने लगी थी वह तेजी से ढह गई। उसे अपने पिछले कामों पर पछतावा होने लगा। हर पल उसके द्वारा किए गए गलत चुनाव तीर की तरह उस पर उड़ते और उसकी छाती में चुभते। ये दर्दनाक था। उसकी छाती में बहुत दर्द था। काश मैंने ऐसा न किया होता, उसने खुद का मजाक उड़ाते हुए उदास होकर कहा। बूढ़े बारटेंडर ने चुपचाप उसके सामने एक नया कॉकटेल रख दिया। ओह, क्या यह मुफ्त है? हिचकी। शुक्रिया, मुझे आज पीने का बहुत मन कर रहा है। ये तुम्हारी मदद करेगा। उसने पहली बार एक मोटी बास वाली आवाज सुनी और अपना सिर उठाया। वह बूढ़ा बारटेंडर जिसने वे रहस्यमयी शब्द कहे थे, चुपचाप उसे देख रहा था। यह एक असहज नज़र थी, लेकिन इस समय उसके साथ किसी का होना बुरा नहीं था। उसने अपने कंधे उचकाए और अपना गिलास उठाया। हाँ, मुझे उम्मीद है। शुक्रिया। चीयर्स। उसने हवा में टोस्ट किया और अपना गिलास खाली कर दिया। लेकिन फिर उसके सिर में अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी दृष्टि घूम गई, उसे चक्कर आने लगा और वह बेहोश हो गया। वह उसकी आखिरी याद थी। क्लटर क्लैटर क्लैटर। उफ! उसने अपने नितंब में बहुत दर्द महसूस किया क्योंकि उसे लगा कि वह जमीन पर जोर से टकराया है। अचानक उसे लगा कि कोई चीज़ उसकी गर्दन को दबा रही है और उसका शरीर ऊपर उठा। अरे कमीने, क्या तुम माफ़ी नहीं मांगोगे? खांसी खांसी। उसने सहज रूप से उस हाथ को पकड़ लिया जो उसका गला घोंट रहा था और सांस लेने की कोशिश की। उसने मुश्किल से अपनी पलकें खोली और देखा कि उसके सामने एक खुरदरे चेहरे वाला आदमी खड़ा है।
जब भी वह बोलता था उसके सोने के दांत चमक उठते थे। वे बहुत खतरनाक थे। यह क्या है? अरे, तुमने हमारे विक्रम को धक्का दिया। क्या तुमने नहीं देखा? उसने उस आदमी की निगाह का पीछा किया और देखा कि एक युवक, जिसके दोनों पैरों में प्लास्टर था, फर्श पर व्हीलचेयर के नीचे लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे आया था। कुछ ही देर में लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। स्थिति ने उसे घेर लिया। क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ थी। वह बार में शराब पी रहा था। क्या वह एक पल के लिए अपनी याददाश्त खो बैठा था क्योंकि वह बहुत नशे में था? खैर, ये तो पक्का था कि उसे इस स्थिति से तुरंत निपटना था। चलो, मुझे छोड़ो और बात करते हैं। थप्पड़, खांसी, खांसी। वह आदमी उस पर गुर्राया जो खांस रहा था। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम हमारे विक्रम के बारे में क्या करने जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी कमर मोड़ी और अपने गले को सहलाया, स्थिति को समझने की कोशिश की। जो आदमी उसे आक्रामक भाव से धमका रहा था वह ज्यादा से ज्यादा 20 के दशक में था। नूना, बहुत दर्द हो रहा है। उफ, विक्रम, हम तुम्हारे पैर का क्या करेंगे? ओपा, मुझे लगता है कि विक्रम के पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी है। उसे शायद एक और सर्जरी करवानी पड़े। एक युवती उस युवक को प्लास्टर से उठा रही थी और उसके बगल में मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। कुछ गड़बड़ लग रही थी। स्थिति बहुत जानी पहचानी थी। उसे यह अच्छी तरह याद था। रूप, रंग, आवाज, वे एक दूसरे को जिस नाम से पुकारते थे, ये सब मौजूदा स्थिति से मेल खाते थे। जबकि उस आदमी ने अपनी आवाज ऊंची की, वह उलझन में था। क्या तुम्हें पता है कि विक्रम की सर्जरी में कितना खर्चा आया? तुमने उसे धक्का क्यों दिया? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उम्मीद थी। ये स्थिति क्या थी? उसके सिर में उथल पुथल मच गई। डेजा वू, ये भी कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पाया। लेकिन फिर उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। आत्मक्षति गिरोह, एक स्मृति जो लंबे समय से उसके दिमाग में बोझ बनी हुई थी, वह चमक उठी। लेकिन फिर, अगर यह वही स्थिति थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक सपना था या वास्तविकता। वह वही करना चाहता था जो उसने अनगिनत बार सोचा और किया था। वह अपना गुस्सा निकालना चाहता था, भले ही वह सिर्फ एक बार ही क्यों ना हो। तभी वह आदमी उस पर चिल्लाया जो चुप था। सेमी, पुलिस को बुलाओ। इस आदमी को लगता है कि उसके पास कोई विवेक नहीं है। ओप्पा, विक्रम की सर्जरी की फीस अभी सही या गलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? हमें इस आदमी से इसकी कीमत वसूलनी होगी। महिला ने आदमी को धक्का देकर दूर कर दिया और उसे एक कोने में ले गई। कितना दयनीय। उनकी हरकतें देखकर वह खर्राटे लेने लगा। अब जब उसने देखा तो उनका अभिनय अजीब था। अगर उसका निर्णय सही था तो केवल एक ही निष्कर्ष था, वे मेरे साथ खेल रहे हैं। वे स्पष्ट रूप से पैसे चाहते थे। उसने उनके साथ चलने का फैसला किया। तुम्हें कितना चाहिए? क्या तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, बदमाश? बस मुझे बताओ कि कितना, मैं तुम्हें दे दूंगा। वह आदमी उसके अचानक बदले हुए रवैये पर अचंभित हो गया और उसने अपनी हथेली थपथपाई। 5 मिलियन वॉन। बस 5 मिलियन वॉन उसकी दैनिक तनख्वाह से भी कम था। लेकिन ये राशि भी उसकी 20 साल पहले की यादों से मेल खाती थी। यह इतना विस्तृत था कि यह डेजावू नहीं था। वह बेतुके विचार पर जोर से हंसा। उसे परवाह नहीं थी कि यह डेजावू था या दुष्स्वप्न। उसे वापस लड़ना था। उसने अपने सामने खड़े आदमी को खाली भाव से देखा। पुलिस को बुलाओ। तुमने क्या कहा, बच्चे? ठीक है, मैं समझ गया। अरे सेमी, ओप्पा, अरे मैं खुद ही कर लूंगा। जैसे ही उसने अपना फोन निकाला, आदमी ने उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की। तुम क्या कर रहे हो? झपट्टा। वह चौंक गया। उसका शरीर लचीला हो गया और उसने आसानी से अपना हाथ बचा लिया। क्या उसे आश्चर्यचकित होने का समय नहीं मिला? क्रोधित आदमी ने उस पर बैल की तरह हमला किया। खतरा। उसके दिमाग में एक चेतावनी गूंजी और वह जल्दी से एक तरफ हट गया। उसका फोन अभी भी उसके हाथ में था। फोन के पीछे लगा कैमरा बारी बारी से आदमी और औरत की तरफ इशारा कर रहा था। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया। क्यों? तुम नहीं चाहते कि मैं पुलिस को बुलाऊं? तुमने कहा कि मैं गलत था। तुम मर चुके हो। उस आदमी ने अपने कपड़े बेरहमी से फाड़ दिए। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं, लेकिन उसकी पलकें झपकाना, उखड़ी हुई सांस, फैले हुए नथुने और मुड़े हुए होंठ उसकी घबराहट को जाहिर कर रहे थे। यह इतना हास्यास्पद था कि यह मजेदार था। क्यों? तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम बहुत बदमाश हो, ये कमीना। उसने उस आदमी को चकमा दिया जो उसकी ओर आ रहा था और अपने आसपास के लोगों को चिल्लाया। क्या किसी ने मुझे उसे धक्का देते हुए देखा? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इस स्थिति में भीड़ से पूछने का कोई मतलब नहीं था। कोई भी उसका जवाब नहीं देता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दृश्य को कैमरे में कैद करना ही काफी था। तभी महिला ने नाराजगी भरे भाव से कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसा कैसे कह सकते हो जो चोटिल है? उसने उस आदमी को नजरअंदाज किया जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसे हल्के से घूरा। जब वह ठंडी आवाज में बोला तो वह चौंक गई। चोट लगी है? ऐसा लग रहा है कि तुम इसे आसानी से उतार सकते हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं कोशिश करूं? तुम क्या कर रहे हो? हफ हफ। उसकी चौंकी हुई आवाज के बाद आदमी की सांसें फूटने लगीं।
व्हीलचेयर पर बैठे युवक ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे खींचा और अपनी जांघ तक पहुंचे हुए प्लास्टर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। उसकी आंखों ने अपनी जांघ के अंदर प्लास्टर में छोटी छोटी दरारें पहले ही देख ली थीं। इसे अलग किया जा सकता है। उसने आदमी को दूर धकेला और धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। तो साबित करो, या मैं वाकई पुलिस को बुलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, क्या तुम नहीं कर सकते? तंग माहौल में उस आदमी और औरत ने अनगिनत बार एक दूसरे को देखा। अध्याय 3। स्थिति पहले से ही विशाल के पक्ष में झुकी हुई थी। पुरुष की कांपती आंखें और महिला का झुका हुआ सिर इसे साबित कर रहा था। वे अपने दिमाग को पागलों की तरह खपा रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। अंत में उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा था। ये वह क्षण था जब विशाल की उंगली ने फोन बटन को छुआ। वह आदमी बिजली की तरह चिल्लाया, अरे भागो भाई। जैसे ही छोटी सी बातचीत खत्म हुई, वे तीनों पागलों की तरह भाग गए। मजेदार बात यह थी कि पैर पर प्लास्टर वाला युवक सबसे तेज था। पागल कमीने, विशाल ने ठंडी मुस्कान दी। उसने पहले ही उनके चेहरे अपने फोन कैमरे में कैद कर लिए थे। क्या उन्हें लगा कि वह इसे जाने देगा? विशाल के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। धप धप। विशाल के चलते ही जो लोग उसे देख रहे थे वे घबराए हुए भाव से एक तरफ हट गए। उसे कोई परवाह नहीं थी। आखिर वे पुरुष थे। पू, विशाल ने आह भरी और उनके बीच से निकल गया। सिर्फ इन लोगों की वजह से। उसे 20 साल पहले की अपनी सूरत याद आ गई, जब उसे बिना किसी कारण के अपना सिर झुकाना पड़ा था। यह एक दुखद याद थी कि बिना कुछ गलत किए उसे घुटनों के बल बैठकर आंसू पोंछने पड़े थे। उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए विशाल ने अपना सिर झुकाया। कुछ अजीब है, एक ही स्थिति के बार बार दोहराए जाने से उसकी उलझन और बढ़ गई। यह उसकी पिछली यादों से इतनी मिलती जुलती थी कि इसे संयोग नहीं कहा जा सकता था। लेकिन इतना ही नहीं था, उसके सामने मौजूद पुराने दृश्यों के साथ साथ उसकी पिछली यादें भी उसके दिमाग में ताज़ा हो गईं। ऐसा लगा जैसे वह उस समय में वापस चला गया हो। यह क्या है? विशाल ने बार बार अपना सिर झुकाया। वह अपने दिमाग में जटिल विचारों के साथ चल रहा था। उसके कदम उस सड़क को छू रहे थे जिस पर वह अनगिनत बार गुजर चुका था। उसने अपना चेहरा लेपित शीशे में प्रतिबिंबित होते देखा और उसे चलना बंद करना पड़ा। वह 40 के दशक के उत्तरार्ध में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति नहीं था, बल्कि 20 के दशक में एक युवा व्यक्ति था। बिल्कुल वैसा ही जैसा वह 20 साल पहले दिखता था। यह क्या है? क्या ये सिर्फ एक सपना था? लेकिन सब कुछ बहुत वास्तविक लग रहा था। विशाल ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया, जो उसके मुंह को ढंक रहा था। उसकी आंखों के चारों ओर झुर्रियां और काले घेरे नहीं थे। वह बहुत जवान दिख रहा था। उसकी चमकदार त्वचा का रंग और गुलाबी होंठ उसके चेहरे को और भी युवा बना रहे थे। किसी भी चीज से बढ़कर उसके बगल में कोई चर्बी नहीं थी, इसलिए वह बहुत कोमल दिख रहा था। उसने अपने गाल पर चुटकी काटी और दर्द महसूस किया। यह कोई सपना नहीं है। पिछले 20 सालों की उसकी यादें बहुत सजीव थीं। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह भागा था और अंततः राष्ट्रपति बन गया। लेकिन सब कुछ बहुत खाली लग रहा था। उसे याद आया कि बूढ़े बारटेंडर ने उसे सर्विस कॉकटेल देते समय क्या कहा था। ये तुम्हारी मदद करेगा। जैसे ही उसने गिलास लिया, उसका सिर घूम गया और उसे चक्कर आने लगा। उद्धरण चिन्ह। क्या ये कॉकटेल की वजह से था? ये बेतुका था। तभी यह हुआ। चरमराहट। उसके सामने रेस्तरां का दरवाजा खुला और सूट पहने हुए आदमी बाहर आए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जोरदार आवाजों के साथ अपने लंच का आनंद लिया है। विशाल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपने वरिष्ठों के चेहरे देखे जो पहले उसके साथ काम करते थे, लेकिन वे युवा थे, बहुत युवा। उसे लगा कि उसके मूल्य ढह रहे हैं। खटखट। मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। विशाल के कंधे से टकराने वाले व्यक्ति ने अपना सिर झुका लिया। यह अजीत का चेहरा था जिसने उसे खून कबीर की मौत की सूचना दी थी। बेशक वह अब एक नए युवा की तरह लग रहा था। फिर उसने एक और आवाज सुनी, किम, तुम क्या कर रहे हो? चलो। हाँ मैनेजर, मैं आ रहा हूँ। अजीत जल्दी से चला गया। विशाल ने उन्हें आगे बढ़ते हुए एक अचंभित भाव से देखा। उनका हंसमुख रूप खून कबीर के अंतिम संस्कार में उनके कड़वे चेहरों के विपरीत था। वह उनके पीछे चला गया जैसे कि मंत्रमुग्ध हो और एक ऊंची इमारत देखी। हानसोंग टावर, यह इमारत का नाम था जो सामने साइन बोर्ड पर लिखा था। ये वही जगह थी जहां विशाल पिछले 20 सालों से था। चरमराहट। खटखट। मुख्य द्वार के सामने खड़ी कार से कोई उतरा। सुरक्षा गार्ड ने दौड़कर उसका अभिवादन किया। उसके बगल में खड़े कर्मचारियों ने सिर झुकाया। उस आदमी ने कंधे उचकाए और चला गया। यह विशाल का कल का रूप था। उसे फिर याद आया, आज से 20 साल पहले, या यूं कहें कि अभी, विशाल यहाँ था। उसे एक टेक्स्ट मैसेज मिला था कि उसने हानसोंग इलेक्ट्रॉनिक्स की पेपर स्क्रीनिंग पास कर ली है और अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कंपनी देखने आया है। उसने तब भी ऐसा ही नज़ारा देखा था। उसने यहाँ से इमारत की ओर देखा और यहाँ सर्वोच्च व्यक्ति बनने की कसम खाई। उसे उस दिन की एक ज्वलंत याद थी क्योंकि वह आत्मक्षति पहुंचाने वाले गिरोह से मिला था जिसने उसे आघात पहुंचाया था। विशाल बहुत देर तक एक ही जगह पर रहा और फिर उसने अपना शरीर घुमाया। वह कितनी दूर तक चला था? वह पागलों की तरह सड़कों पर घूमता रहा और आखिरकार एक बेंच पर बैठ गया और उसका चेहरा टूट गया। विशाल ने आसमान की तरफ देखा। नीला आसमान अभी भी वैसा ही था।
लेकिन दुनिया बदल गई थी। उसके शरीर से, उसकी आंखों से, यह एक बहुत ही सटीक वास्तविकता थी। क्या इसका कोई मतलब है? वह इसे स्वीकार नहीं कर सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। क्या होगा अगर यह सच था? विशाल ने अपने निचले होंठ को काटा और अपने बगल में रखे अखबार को देखा। लेस देन हसोन ग्रुप के रोहित मेहता चेयरमैन की 10वीं वर्षगांठ, इनोवेशन और ग्रोथ के 2 खरगोशों को पकड़ना। ग्रेटर दैन, ये पेज 3 के शीर्ष पर समाचार था। समूह के पूर्व अध्यक्ष की एक तस्वीर थी जिसे विशाल ने उनकी मृत्यु तक देखा था। बाकी अखबार भी ऐसे ही थे। सब ने 2007 की विषय वस्तु की ओर इशारा किया। जब उसने आह भरी तो विशाल के दिमाग में कुछ कौंधा। माँ, हाँ, ये सही है। अगर वह अतीत में वापस चला जाता तो उसकी माँ, जो मर चुकी थी, भी जीवित होती। यही बात इसकी पुष्टि करने के लिए पर्याप्त थी। विशाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना फोन उठाया। फोन की घंटी बहुत देर तक नहीं बजती। हेलो विशाल, क्यों? आवाज जानी पहचानी थी, उसकी माँ की आवाज। बस इतना सुनते ही विशाल पूरी तरह से टूट गया। अफसोस और अपराध बोध, वे सारी भावनाएं झरने की तरह उसके सीने में उतर आईं। उसने अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लिया और मुंह खोलने से पहले अपने घुटे हुए दिल को बमुश्किल शांत किया। बेशक उसकी आवाज की टोन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बचपन में थी। उसे किसी से कुछ सिखाने की जरूरत नहीं थी, ये स्वाभाविक रूप से निकल आया। माँ, वह ज्यादा देर तक बात नहीं कर सका क्योंकि उसका दिल फटने वाला था। वह उसे तुरंत देखना चाहता था, लेकिन उसने अपनी माँ के शब्द सुने जो उसे बाकी काम खत्म करके नीचे आने के लिए कह रहे थे। उसने पिछला टेक्स्ट मैसेज चेक किया और पाया कि उसे स्कूल में अभी भी कुछ काम करने हैं। मैं 2 दिन में काम पूरा कर लूंगा। उसने अपने विचारों को हल्के से सुलझाया और अपनी सीट से उठ गया, लेकिन उसका चेहरा अचानक बदल गया। उफ, उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि उसका बोर्डिंग हाउस कहाँ था। उसके दिमाग में एक पल के लिए एक विचार आया, ये सही है, उसके बोर्डिंग हाउस का पता उस टेक्स्ट मैसेज में था जो उसने अपनी माँ को भेजा था। लेकिन उसे वहां जाने का रास्ता खोजने में मुश्किल हुई। उसने लोगों से पूछा और मेट्रो पकड़ी और फिर बस में सवार हो गया। उसे लगा जैसे वह कुछ परेशानियों से गुजरने के बाद वाकई अतीत में वापस चला गया है। वह बस से उतरा और गली में चला गया। वूफ वूफ, कुत्ते के भौंकने की आवाज, एक दूसरे से चिपके हुए विला, उसके सिर के ऊपर लटकते हुए तार, पहाड़ियों के बीच अजीब तरह से स्थित हरे रंग की छत वाला घर। ऐसा लगा जैसे किसी पुराने नज़ारे से गुजर रहा हो। ये सिर्फ अजीब था। जैसे जैसे वह चलता गया उसकी जिज्ञासा प्रत्याशा में बदल गई। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा दिखता है। दरवाजे के सामने एक डिलीवरी बॉक्स था। यह उसकी माँ द्वारा भेजी गई एक साइड डिश थी। विशाल ने अपने बैग में चाबी लेकर दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। क्लिक, जब उसने लाइट जलाई तो अंधेरे कमरे में उजाला हो गया और एक जाना पहचाना दृश्य सामने आया। ये छोटा था, बहुत छोटा। यह उस घर के बाथरूम से भी छोटा लगा जिसमें वह रहता था। उसने अपने जूते उतारे और अंदर गया और दीवार पर एक छोटी सी पारिवारिक तस्वीर देखी। वहां युवा माँ और पिता थे और एक बहन जो बहुत छोटी लग रही थी। वे मुस्कुरा रहे थे। उनके स्नेही परिवार को देखकर उसे कुछ पुराने विचार याद आ गए जो वह भूल गया था। उस पल उसने अनजाने में ही बुदबुदाया, बेवकूफ़ कमीना। वह कभी भी एक दयालु बेटा नहीं था। वह काम करने चला गया और स्वतंत्र हो गया और साल में केवल 1 या 2 बार ही उनसे मिल पाता था। जब वह व्यस्त होता था तो वह उसका ध्यान भी नहीं रख पाता था, लेकिन उसकी माँ ने कभी एक बार भी शिकायत नहीं की। वह एक दुर्घटना में अचानक मर गई और वह उसे केवल तभी देख सका। उसे लगा कि वह भावनाओं के प्रति उदासीन है, लेकिन उसे याद आया कि उस दिन उसकी माँ के अंतिम संस्कार में उसका दिल कितना दुखा था। उसने गहरी सांस ली और डेस्क पर बैठ गया। डेस्क पर लिखा वाक्य बहुत प्रभावशाली था। लेस देन, पछतावा मत करो। ग्रेटर दैन, उसे गर्व था कि उसने अपने आदर्श वाक्य से मेल खाने वाला जीवन जिया। एक सफल व्यक्ति के रूप में विशाल के जीवन में कोई पछतावा नहीं था। यही उसने सोचा था, लेकिन अब उसे यह अलग तरह से महसूस हो रहा था। शायद वह फिर से पछतावे से भरी जिंदगी जीने के लिए वापस चला गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या स्वर्ग ने उसे इसी कारण से यह अवसर दिया है। वह एक पल के लिए विचारों में खो गया और डेस्क पर कंप्यूटर की मुख्य इकाई चालू कर दी। चहचहाहट। सबसे पहले उसके कानों में बूटिंग की आवाज़ पड़ी। ये बहुत बड़ी थी, बहुत समय हो गया था। उसने हथेली के आकार के मॉनिटर पर बूटिंग स्क्रीन के दिखने का इंतजार किया और डेस्क के चारों ओर देखा। वहां हानसोन ग्रुप के एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर के ढेर लगे थे। उसने एक किताब खोली और देखा कि उसमें अर्थहीन सामग्री थी। ये सिर्फ उन लोगों को छांटने के लिए एक परीक्षण था जिनके व्यक्तित्व में समस्याएं थीं या जो कंपनी के लिए उपयुक्त नहीं थे। लेकिन वह उस समय जो महसूस कर रहा था उसे देखकर अंदाजा लगा सकता था कि कागजों पर कालिख लगी हुई थी। हताशा। वह हताश था। उसने खुद को इस तरह से धकेला जैसे कि अगर उसे बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं मिली तो वह जीवन में हार जाएगा। बुकशेल्फ में भरी अंग्रेजी की किताबें और बड़ी किताबें उसे बता रही थीं कि उसने कितना पसीना बहाया है। एक शब्द में, वे उसके हाथों से घिस गई थीं। कंप्यूटर स्क्रीन और भी खराब थी। बड़ी कंपनियों जैसे कि हानसेओंग, इलसेओंग, शिन्वा, यूरिम, एल के आदि के लिए लिखे गए स्वपरिचय के फोल्डर थे। अंदर वर्जन 01, फाइनल, लास्ट, रियली लास्ट आदि जैसे नामों वाली फाइलें थीं।
उनमें से सैकड़ों थीं। यह उसकी हताशा से परे जुनून को दर्शाता है। उसने सॉर्ट की गई फाइलों वाला फोल्डर खोला और अपनी नौकरी के शेड्यूल वाला कैलेंडर देखा। जिन कंपनियों ने अपने परिणाम घोषित किए थे उन पर ओ या एक अंक थे और ओ वाला एकमात्र पेपर था हानसेओंग इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसका मतलब था कि वह पेपर स्क्रीनिंग में अन्य सभी कंपनियों में फेल हो गया था। और आज योग्यता परीक्षण के परिणामों सहित अंतिम पेपर के परिणाम सामने आए। विशाल ने आज की तारीख के नीचे एक गोला बनाया। अगर मैं वास्तव में अपने पुराने रूप में होता तो मैं इधर उधर कूदते हुए ओ का निशान लगाता। उसने ऐसा किया होता। तब भी हानसेओंग कोरिया की शीर्ष कंपनियों में से एक थी। उसे लगा जैसे उसने नौकरी पाकर दुनिया जीत ली है। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, हानसेओंग इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष बनना। उसे इसका एहसास तब हुआ जब उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। ये सब व्यर्थ था। विशाल के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। अध्याय 4 क्लिक करें। विशाल ने अपने स्वयं के परिचय पत्र की फाइल खोली। ये कई प्रमाण पत्रों से भरा था कि वह नहीं जानता था कि कहाँ उपयोग करना है। औपचारिक स्वयंसेवी गतिविधियां, अनावश्यक रूप से उच्च अंग्रेजी स्कोर, अपने स्कूली जीवन के रिकॉर्ड और वह कारण जो वह कंपनी में शामिल होना चाहता था। यह उसी तरह का आत्म परिचय पत्र था जिसे उन्होंने एक साक्षात्कारकर्ता के रूप में हजारों बार पढ़ा था। वह अपने पिछले जीवन को खराब सजाए गए सामग्री के बीच देख सकता था। उसने दराजों के माध्यम से अफवाह उड़ाए और नोटबुक का ढेर पाया। वे उसकी पढ़ाई के निशान से भरे हुए थे जिसमें कोई खाली जगह नहीं थी और यहाँ और वहाँ कॉफी के दाग थे। मैंने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। उसने एक हताश जीवन जिया था, लगभग दयनीय रूप से। वह अपने जुनून पर गर्व से ज्यादा भारी महसूस करता था। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि अंत कैसा होगा। उसने अपने फोन पर छोड़े गए रिकॉर्ड को देखा और देखा कि उसका लगभग कोई दोस्त नहीं है। उनका अपने सहपाठियों या वरिष्ठों से कोई संपर्क नहीं था। तब से वह केवल सफलता के लिए दौड़े। उसे ऐसा क्या बना? वह पैसे और सफलता से इतना क्यों जुड़ा रहा? विशाल ने अपनी स्मृति के किनारे को याद करने की कोशिश की। यह शायद तब था जब वह छुट्टी पर सेना से वापस आया था। जब वह खुशमन से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता कर्जदारों से लड़ रहे हैं और उनकी मां सूजी हुई आंखों से रो रही हैं। पूरे घर में बरामदगी के स्टिकर लगे हुए थे। केवल एक चीज बची थी, कर्ज। इस तरह उसने अपने बचपन के साथ जो बड़ा बगीचा और सेब का पेड़ लगाया वह उसकी स्मृति से पूरी तरह गायब हो गया। तभी उसे इसका एहसास हुआ। उसने अपने दिल में महसूस किया कि पैसा कितना डरावना था। तब से उनकी जिंदगी भी बदल गई। उन्होंने रोजगार के लिए अपना प्रमुख बदल दिया और किसी तरह छात्रवृत्ति पाने के लिए कड़ी मेहनत की। वह केवल सफलता का एक संकरा रास्ता देख सकता था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यह एक दर्दनाक स्मृति थी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन अब यह भी धुंधला हो गया था। हो सकता है कि अब उसने जो भावनाएं महसूस की वे भी जल्द ही फीकी पड़ जाएं। वह अलग तरह से जीने की इच्छा कर सकता है, लेकिन फिर उड़ जाता है और फिर से वही गलतियां दोहराता है। वह ऐसा नहीं कर सका। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। विशाल ने अपना आसन सीधा किया और कीबोर्ड पर हाथ रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पिछले 20 वर्षों में पीछे मुड़कर देखा। हानसेओंग इलेक्ट्रॉनिक्स में शामिल होने और राष्ट्रपति बनने की यादें एक पैनोरमा की तरह चमक उठीं। वे ऐसे क्षण थे जिन्हें उन्होंने एक बार सोचा था कि वे गर्व करने के लिए काफ़ी महान हैं। वे ऐसे रिकॉर्ड थे जिन्हें उन्होंने ये सोचकर लिखा था कि वे किसी और के जीवन के लिए एक कंपास होंगे। लेकिन अब वे अफसोस और सही करने के लिए गलत मील के पत्थर का इतिहास थे। उन्हें सफलता के लिए एक शानदार मार्ग के रूप में पैकेज करना बेकार था। वह उन लोगों को छिपा नहीं सकता था जिन्हें विशाल ने नुकसान पहुंचाया था, जो रास्ते में साधनों और तरीकों की परवाह किए बिना भागते थे। विशाल को भी ये पता था। उसने सिर्फ इसे नज़रअंदाज कर दिया। विशाल के पास कोई साथी नहीं था। वे सभी सफलता के लिए प्रतियोगी या उपकरण थे। आप इसे स्वीकार करें। आपके पास बहुत प्रतिभा है। यदि आपने उस प्रतिभा का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि आपके साथ काम करने वाले अपने सहयोगियों के लिए किया है तो आप अधिक अद्भुत जीवन जीते होंगे। उनके बॉस, जिनका विशाल ने सबसे ज्यादा सम्मान किया, उनके दिमाग में फिर से ये शब्द आ गए। जब भी वह उन शब्दों को सुनता तो उसे अपना चेहरा याद आता जो उसके लिए एक ब्रेक था। लेकिन अब वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह चाहकर भी नहीं देख सकता था। काश तुमने जाने से पहले मुझे और सिखाया होता। लेकिन तभी विशाल को अचानक इसका एहसास हो गया। वह अभी भी जीवित था। इसका मतलब था उसके लिए अभी भी मौका बाकी था। ऐसा लगा जैसे उसने अपने सिर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी हो। विशाल ने अपना चेहरा सीधा किया और सीधा बैठ गया। अगर यह एक सपना था तो भी उसे इसे बदलना पड़ा। चाहे वह राष्ट्रपति विशाल हो या धोखेबाज विशाल हो या एक व्यक्ति के रूप में सिर्फ विशाल हो, वह ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते थे जो पहले की तरह सभी को दुखी कर दे। वह देर न करने या अब और भागने के लिए दृढ़ संकल्पित था। तड़ादक जैसे ही उन्होंने कीबोर्ड पर टाइप किया, स्क्रीन ने दिखाया कि वह अब से किस तरह से चलते हैं। वह ठीक से नहीं जानता था कि यह कैसे करना है। केवल एक चीज निश्चित थी कि उसे पहले की तरह ही नहीं चलना चाहिए। अब से यह ऐसा जीवन नहीं था जो केवल पैसे और सफलता के लिए तत्पर हो। एक जीवन जिसने चारों ओर देखा। एक ऐसा जीवन जो ईमानदारी से विश्वास करने के लिए किसी के बिना अकेला नहीं था। एक ऐसा जीवन जो लोगों की गर्मजोशी से समृद्ध था। एक ऐसा जीवन जो किसी और की मदद करे।
यही वह जीना चाहता था। विशाल ने अपने दिमाग में नया इतिहास लिख लिया जिसे वह हंसुंग में फिर से लिखेगा, और लंबे समय तक कीबोर्ड से हाथ नहीं हटाया। उसे पता ही नहीं चला कि रात हो गई है। विशाल ने अपनी भूख को अपनी माँ द्वारा भेजे गए साइड डिश से भरा और सामने का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। वह 5वीं मंजिल से नीचे उतरा और कंक्रीट के फर्श पर चला गया। उसने अपने हाथ फैलाए और गहरी सांस ली, और गर्म हवा उसके फेफड़ों में भर गई। यह एक ऐसी गंध थी जो उसे पुराने दिनों की याद दिलाती थी। वह थोड़ा आगे बढ़ा और एक पहाड़ी देखी जो एक संकरी सड़क के साथ ऊपर जाती थी। वह पहाड़ी पर चढ़ गया और एक नज़र में पड़ोस को देखा। उसने मंद स्ट्रीट लाइट और टूटी हुई कंक्रीट की दीवारों के नीचे भीड़भाड़ वाली छोटी इमारतें देखीं। उसे सड़क के किनारे खड़ी पुरानी कारों और हर जगह लगी इमारतों के निशानों से परिचित महसूस हुआ। उसकी यादें जीवंत थीं। उसे लगा जैसे वह वाकई अतीत में वापस आ गया है। हॉर्न हॉर्न। देर रात कार के हॉर्न बजने की आवाज़ के बाद लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। चुप रहो, वह कमीना। उसने अपना सिर घुमाया और पहाड़ी के कोने पर एक कार खड़ी देखी। ऐसा लग रहा था कि वह फंस गई है, संकरी गली से नहीं निकल पा रही है जहां दोनों तरफ कारें कतार में खड़ी थीं। ढलान वाली सड़क पर खड़ी कारों को नहीं पता था कि वे क्यों रुकी हैं। उन्हें बस इतना ही आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। काश वह एक कार चलती। दूर से देखने पर यह एक आसान काम लग रहा था। ये निराशाजनक लग रहा था, लेकिन थोड़ी ड्राइव करके इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता था। अचानक उसे लगा कि उसकी जिंदगी भी वैसी ही है। यह एक धागे की तरह उलझी हुई थी और उसे नहीं पता था कि इसे कहाँ से सुलझाना है, लेकिन इसका जवाब शायद आसान था। अगर वह एक अलग जीवन जीना चाहता था तो उसे बस बदलना था। वह अपने अतीत को फेंक सकता था और पूरी तरह से अलग तरह से व्यवहार कर सकता था। हाँ, मुझे बस थोड़ा थोड़ा करके बदलना है। मैं निश्चित रूप से बदल सकता हूँ। उसका संकल्प हवा में बिखर गया। वह बहुत गहरी नींद में सो गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसे अपने पूरे शरीर में एक सुखद अनुभूति महसूस हुई। उसे अपने कंधों में तेज दर्द या पीठ में पुराना दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने पुष्टि की कि उसके पास अभी भी 20 साल पहले का शरीर है और उसे फिर से महसूस हुआ कि जवान होना कितना अच्छा है। उसकी शारीरिक क्षमताएं कई मायनों में बेहतर हुई थीं, लेकिन उसे अभी भी अपने शरीर का उपयोग करने में असहजता महसूस होती थी। उसने अचानक सोचा, क्या मैं गोल्फ अच्छा खेल सकता हूँ? वह अपने दिमाग में सिद्धांत जानता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसका शरीर उसका अनुसरण करेगा या नहीं। वह आईने के सामने खड़ा हुआ और अपनी बाहें घुमाई। उसकी कमर आसानी से घूम गई। शायद मैं ये कर सकता हूँ। उसके शरीर ने हरकत को याद किया। पहले तो ये थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को ढाल लिया और उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर की हरकतें उसके दिमाग द्वारा नियंत्रित होती हैं। शायद अभिनय भी उसकी पुरानी यादों की तरह था। इस विचार से उसका शरीर कांप उठा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह वही गलतियां नहीं दोहरा सकता था। उसे पहले अपनी मौजूदा स्थिति को सुलझाना था। उसने कपड़े पहने और स्कूल की ओर चल पड़ा। यह उसका ग्रेजुएशन सेमेस्टर था और उसने पहले ही अंतिम परीक्षाएं दे दी थी, इसलिए उसे और कक्षाओं में जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसे कुछ करना था। ये लाइब्रेरी असिस्टेंट की नौकरी थी। उसे ये भी ठीक से याद नहीं था। वह मुश्किल से कोई पैसा खर्च करता था और वह हर समय कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता था, इसलिए उसने मौज मस्ती के लिए यह पार्ट टाइम नौकरी की। वह स्कूल जाते समय उत्साहित था। वह ग्रेजुएशन के बाद कभी स्कूल नहीं गया था। ये कैसा दिखेगा? उसने बस की खिड़की से गुजरते हुए नज़ारे को देखा और अपनी पुरानी यादें याद की, लेकिन वे धुंधली थीं। उसे याद नहीं था कि इमारतें कैसी दिखती थीं, कक्षाएं कैसी थीं, वह किस क्लब में था। उसे अपने सहपाठियों या सीनियर्स या जूनियर्स को भी याद नहीं था। उसे सिर्फ कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना याद था। हालांकि उसे मेजर बदलना साफ साफ याद था। उसने इसे अपने रिज्यूमे में देखा था, लेकिन उसे याद था कि उसने मनोविज्ञान विभाग में प्रवेश लिया था। उसे लगा कि उसने उस समय यह मौज मस्ती के लिए किया था। इसका एक कारण यह भी था कि वहां प्रवेश पाना अपेक्षाकृत आसान था। मेजर बदलने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, लेकिन उसे तब इसका मजा आता था। मुझे लगता है कि मैं भी लोगों के साथ घुल मिल गया था। उसे लॉन पर लोगों के साथ शराब पीना और एक स्नैपशॉट फोटो की तरह हंसना और बातें करना याद था। जब वह इधर उधर सोच रहा था तो वह स्कूल पहुंच गया। जब वह संकरे पिछले गेट से अंदर गया तो उसे एक पुरानी हरी भरी इमारत दिखाई दी। आह, वह व्यावसायिक भवन है। यह अद्भुत था। उसे लगा कि उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब उसने भवन देखा तो उसे लगा कि यह झूठ है। उसने दूसरी मंजिल पर वेंडिंग मशीन से 100 वॉन की कॉफी पी, कॉपियर के सामने लंबी लाइन में खड़ा रहा। वह एक बार भवन के चारों ओर भी घूमा क्योंकि उसे कक्षा नहीं मिल पाई थी, और प्रोफेसर से मिलने के लिए 1 घंटे से अधिक समय तक इंतजार किया। उसने जिज्ञासा से स्कूल के चारों ओर देखा। तालाब पर एक मंडप था और उसके बगल में एक विस्तृत लॉन था। कई छात्र हंसते मुस्कुराते हुए गुजर रहे थे। उसे अचानक 20 साल पहले कैंपस की सड़क पर चलने की याद आ गई। उसे लगा कि वह जानता है कि कहाँ जाना है। वह बिना किसी संकेत को देखे लाइब्रेरी पहुंच गया। ये भवन अन्य भवनों की तुलना में काफ़ी परिष्कृत लग रहा था क्योंकि यह नया बना था। जब वह बेसमेंट फ्लोर से जुड़े प्रवेश द्वार से अंदर गया तो उसे वहां घंटों पढ़ाई करने की याद आई। वह कई रातों तक देर तक जागता रहा। शायद उसके बगल में एक स्नैक बार था।
जब वह कोने में मुड़ा तो वहां वाकई एक स्नैक बार था। वह यहाँ दिन में 3 बार खाना खाता था। यह उसके लिए एकदम सही जगह थी, सस्ती और देर तक खुली रहने वाली। वह पहले की तरह ही स्कूल या काम पर बहुत समय बिताता था। ऐसी कौन सी गंभीर बात थी कि वह खुद को इतना परेशान कर रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके पास अपने माता पिता के साथ गलतफहमी को दूर करने का समय नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया और लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर चला गया। क्लिक करें। उसने अपने बैग में चाबी लेकर लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला और अपना स्टूडेंट आईडी लेकर गेट से अंदर चला गया। सबसे पहले उसने खाली टेबल देखी। वहाँ इतनी सारी टेबल थीं कि इसे लाइब्रेरी की बजाय रीडिंग रूम कहना ज़्यादा उचित था। वह बीच में लाइब्रेरियन की डेस्क पर बैठ गया और उसने अपने चारों ओर टेबल साफ देखी। उसने खाली सीटों पर बैठे लोगों की कल्पना की। उसने देखा कि कोई किताब पर इतनी जोर से रेखाएं खींच रहा था कि कागज़ फट गया। कोई ऐसा भी था जो कुर्सी को घसीटता रहता था और शोर मचाता रहता था। उसे याद आया कि कोई व्यक्ति मेज पर सोता था और कोई व्यक्ति जो सीट के लिए लड़ता था। ठीक है, मैं यहाँ लोगों को देखता था। अब उसे याद आया, जब वह यहाँ ऊब जाता था तो वह लोगों को देखता था और उनके मनोविज्ञान का अनुमान लगाता था। उसे मनोविज्ञान पर बहुत गर्व या पछतावा नहीं था, वह बस जिज्ञासु था। लाइब्रेरियन की नौकरी एक ऐसी स्थिति थी जहाँ वह काम के लिए लोगों को देख सकता था। उसे ये देखना होता था कि कोई किताबें बाहर निकालता है या नहीं, कोई अपनी सीट खाली छोड़ता है या नहीं, कोई लाइब्रेरी में खाना खाता है या नहीं। उसे लोगों को देखने की आदत हो गई और धीरे धीरे उसे और विस्तृत जानकारी मिलने लगी। फिर उसे एहसास हुआ, उसकी आंखें बहुत अच्छी थीं। एक समय तो ऐसा आया जब वह लोगों को देखकर ही उन्हें पहचान लेता था। उसने 1.5 साल ऐसे ही बिताए। उस दौरान उसने हजारों लोगों को देखा होगा। तो यही वजह है। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका और हंस पड़ा। जब वह कंपनी में आया तो उसने एक अप्रत्याशित क्षेत्र में अपनी महान ताकत का पता लगाया। ये तथ्य था कि उसके पास अच्छा अवलोकन कौशल था। वह उनके हाव भाव, कपड़े, सामान और डेस्क स्पेस को देखकर उनके विचारों को पढ़ सकता था। इसकी बदौलत वह उनके विचारों के अनुसार कार्य कर सकता था। दूसरे शब्दों में, वह चतुराई से काम करता था। अध्याय 5। विशाल के पास कोई शैक्षणिक पृष्ठभूमि या संपर्क नहीं था, लेकिन वह अपनी लगभग 80% समझदारी की बदौलत हानसेओंग इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष बनने में सक्षम था। वह जानता था कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, और कॉर्पोरेट जीवन में यही आधी लड़ाई थी। वह ये पता लगा सकता था कि उसके वरिष्ठ क्या चाहते हैं और उनके लिए उनकी खुजली मिटा सकता था और इससे उसे कुछ एहसान मिले। यह विशाल के लिए स्वाभाविक था, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। उसे एहसास हुआ कि कंपनी में प्रवेश करने और अनगिनत लोगों से टकराव के बाद यही कारण है कि विशाल अकेले चमक सकता है। उसे नहीं पता था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन आखिरकार उसे समझ में आ गया। ज़्यादा समय नहीं बीता था और तीसरी मंजिल की लाइब्रेरी में टेबल छात्रों से भरी हुई थी। शायद ही कोई छात्र किताबें उधार लेने आया हो। उनमें से ज़्यादातर पढ़ने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें बेसमेंट रीडिंग रूम में सीट नहीं मिल पाई थी। टेबल छात्रों से भरी हुई थी और ऐसा लगा जैसे वह पुराने दिनों में वापस चला गया हो। शायद मुझे एक बार देख लेना चाहिए। विशाल अपनी सीट से उठे और छात्रों द्वारा लौटाई गई किताबों को दीवार के एक तरफ रखी बुकशेल्फ पर रख दिया। ऐसा करते हुए उनकी नज़र वहां बैठी एक छात्रा पर पड़ी। उसके नाखून कुतर दिए गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी अपने नाखून काटे हैं, लेकिन जिस तरह से उसने उन्हें काटा उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि यह कोई साधारण आदत है। उसके कसकर बंद होंठ अंदर की ओर मुड़े हुए थे और अदृश्य थे, और उसके टखने कुर्सी के पैरों पर टिके हुए थे। उसकी पलकें झपकने की गति भी अन्य लोगों की तुलना में तेज थी। ये चिंता का संकेत था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि यह परीक्षा की तैयारी के कारण था। वह यहाँ काफ़ी समय से थी, लेकिन उसने अभी तक अपनी किताब नहीं खोली थी। इसके बजाय उसने अपना फ़ोन अपने हाथ में पकड़ रखा था। ये किसी लड़के की समस्या होगी। उसके कंधों तक घुंघराले बाल जीवंत थे। ये पर्म नहीं था, यह एक कलाकृति थी जो उसने सुबह हेयर सैलून से बनवाई थी। अच्छी तरह से सजी हुई बैंगनी पोशाक प्रभावशाली थी। उसकी अनामिका उंगली पर अंगूठी को देखकर, जिसे वह छेड़ रही थी, उसने अनुमान लगाया कि क्या हुआ था। उसे अपने प्रेमी के साथ कुछ परेशानी हुई होगी। ऐसा लग रहा था कि वह उसे लंबे समय से देख रहा था, जैसे कि वह उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन विशाल ने बस एक नज़र डाली थी। विशाल थोड़ा हैरान था। क्या यह उसके तरोताजा शरीर की वजह से था? उसकी दृष्टि निश्चित रूप से पहले से बेहतर थी। उसके लंबे अनुभव के साथ वह एक पल में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता था। अगर दूसरे लोग विशाल को देख रहे होते तो उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि उसने थोड़ी देर के लिए उस छात्रा पर ध्यान दिया था। उसे लगा जैसे उसे कोई अप्रत्याशित उपहार मिला हो। विशाल अपना सिर पीछे घुमाने ही वाला था कि यह हुआ। फोन को कसकर पकड़े हुए हाथ ने खोला और एक नया संदेश दिखाया। सॉरी, मैं आज अपना वादा नहीं निभा सकता। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, उसका ये देखने का इरादा नहीं था। उसे लगा कि उसने बिना किसी कारण के उसकी निजी जिंदगी में झांक लिया है। वह चाहता था कि ऐसे समय में उसकी आंखें इतनी अच्छी न हों। नहीं, उसे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। ये लोगों को देखने की उसकी आदत के कारण था जो उसके शरीर में समा गई थी।
विशाल ने किताबें छांटना समाप्त किया और एक पुरुष छात्र पर नजर डाली जो टेबल के पास से गुजरा और अपनी सीट पर वापस चला गया। पुरुष छात्र अपनी भौहें सिकोड़ रहा था और हवा से अपने गाल फुला रहा था। वह अपनी उंगली डेस्क पर टैप कर रहा था और अपने पैर हिला रहा था जैसे कि उसे जल्द ही कोई महत्वपूर्ण परीक्षा देनी हो। अगर ऐसा है तो आपको कम से कम एक और शब्द पढ़ना चाहिए। शायद वह जल्द ही सिगरेट पीने के लिए बाहर जाएगा। ग्रर। पुरुष छात्र एक भी पन्ना नहीं पलट पाया और अपनी जेब से सिगरेट निकालते हुए अपनी सीट से उठ गया। जैसा कि अपेक्षित था, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। कंपनी से उसका अनुभव ही काम आया। चाहे वह तब हो या अब, युवा हो या बूढ़ा, लोगों के व्यवहार पैटर्न में एक जैसे पहलू थे। इसका क्या मतलब है? मैं एक व्यक्ति का भी ख्याल नहीं रख सकता। विशाल अपनी भविष्यवाणी के संतोषजनक परिणाम पर मुस्कुराया, लेकिन फिर उसने आह भरी। कंपनी में परिणाम प्राप्त करने के लिए वह अपनी चतुराई का उपयोग करने में अच्छा था, लेकिन वह अपने आसपास के लोगों का ख्याल नहीं रख सकता था। इससे उसे और भी कड़वाहट महसूस हुई। उसके बाद विशाल ने पास से गुजरने वाले लोगों पर अधिक ध्यान दिया और उसे एक बात का एहसास हुआ, मेरे सिर में इतना दर्द नहीं है। जब वह एक साथ इतनी सारी जानकारी प्रोसेस करता था तो उसे सिर दर्द होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह छोटा था, या इसलिए क्योंकि उसे कम तनाव था। पक्का था कि जितना ज्यादा वह अपने आसपास की चीजों की परवाह करता था, उतना ही ज्यादा संवेदनशील होता था। विशाल ने खुद से कहा कि अपनी बदली हुई जिंदगी में धीरे धीरे और ज्यादा आराम से आगे बढ़ो। लाइब्रेरी वर्कलॉग के मुताबिक आज विशाल के काम का आखिरी दिन था। उसे अभी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अगर यह 20 साल पहले होता तो उसे राहत और अफसोस का मिला जुला एहसास होता। अब उस जगह को अलविदा कहने का समय आ गया था जहां उसने 1.5 साल तक काम किया था। या शायद वह उस समय नौकरी की तैयारी में बहुत व्यस्त था। उसे याद नहीं था, इसलिए ये सच भी हो सकता था। जब वह इधर उधर सोच रहा था तो किसी ने उसे आवाज दी, सीनियर, मैं आ गई। उसके बाल सीधे थे और चेहरा गोल था। जब वह मुस्कुराती थी तो उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल प्रभावशाली होते थे। वह सीधे लाइब्रेरियन की सीट पर आ गई, इसलिए वह अलीशा ही होगी जो उसके साथ अंशकालिक लाइब्रेरियन के रूप में काम करती थी। उसकी याददाश्त धुंधली थी, लेकिन उनके द्वारा आदान प्रदान किए गए टेक्स्ट संदेशों के अनुसार वह विभाग में उसकी जूनियर थी। निश्चित बात यह थी कि वे बहुत करीब नहीं थे। विशाल ने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ उठाया और स्वागत के संकेत के रूप में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तुम यहाँ हो? हाँ, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। उसने सीनियर के कठोर शीर्षक से लेकर संक्षिप्त उत्तर तक अपना आश्चर्य व्यक्त किया। वह बता सकता था कि पिछले विशाल ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वह दूसरों की नज़रों में कैसा दिखता था। उसने अचानक सोचा, क्या तुम समय मिलने पर ड्रिंक लेना चाहोगी? हाँ। अलीशा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय सुना हो। ये हमारा आखिरी दिन है। ओह हाँ। जब विशाल ने सिर हिलाया तो अलीशा ने जल्दी से अपना बैग नीचे रखा और उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। दोनों लाइब्रेरी कॉरिडोर में वेंडिंग मशीन के सामने खड़े हो गए। नींबू पानी? तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा, तुम नींबू पानी को घूर रही थी। विशाल ने मुस्कुराते हुए वेंडिंग मशीन से एक ड्रिंक निकाली और उसके बगल में एक बेंच पर बैठ गया। धन्यवाद, मैं इसका आनंद लूंगा। ठीक है, जरूर। अलीशा ने मुस्कुराते हुए शांत वातावरण में अपना मुंह खोला। शायद हम इसके बाद एक दूसरे को ज्यादा न देखें। क्या मैं तुम्हें ओप्पा कह सकता हूँ? विशाल एक पल के लिए चौंक गया। यह क्या बकवास है? वह उसके अचानक बदले रवैये से अचंभित था, लेकिन खैर उसे उपाधियों की ज्यादा परवाह नहीं थी। जरूर, आगे बढ़ो। हाँ, हे, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ समस्या है क्योंकि तुम बहुत शांत थे और सिर्फ पढ़ाई करते थे। क्या समस्या है? जब विशाल ने गंभीरता से पूछा तो अलीशा ने थोड़ी अजीब सी मुस्कान दी। तुम्हें पता है, कुछ लोगों को दूसरों के साथ घुलने मिलने में परेशानी होती है, इसलिए उन्हें पहले बात करना मुश्किल लगता है। क्या मुझे भी? मुझे ये बहुत निराशाजनक लगा। जब मैं बात नहीं करता तो मुझे चक्कर आने लगता है। उसे लगा कि वह समझ गया है कि अलीशा ने उस समय उससे दूरी क्यों बनाए रखी थी। वह उसकी बातूनीपन को समझ सकता था। क्या उसने कुछ गलत कहा? विशाल के लिए यह गंभीर रूप से चिंता करने के लिए पर्याप्त था। अलीशा ने विशाल को अपना सिर हिलाते हुए नहीं देखा और उत्साह से बात करना जारी रखा। क्या तुम्हें पता है कि तुम हमारे विभाग में एक रहस्यमय व्यक्ति हो? क्यों? तुम अचानक बिना किसी को पता चले यहाँ स्थानांतरित हो गए और विभाग में अव्वल आए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो, ओप्पा। वह रहस्यमय नाम, विशाल। हम भी तुम्हें हान विशाल सर कहते हैं। हे, वह हंसती है जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि वह क्या कह रही है। विशाल सर? भूत? शायद वह दूसरों को ऐसा ही दिखाई देता होगा। उसे हमेशा याद रहता था कि वह अकेला है। उसके पास इसके लिए एक कारण था। वह अकेले रहना पसंद करता था क्योंकि उसे किसी और की परवाह नहीं थी और वह अपना समय अधिक कुशलता से उपयोग कर सकता था। जब वह सोच रहा था, अलीशा के शब्द उसके कानों तक पहुंचे। ओप्पा, तुम सबको अनदेखा करते हो, लेकिन वास्तव में लोग तुम्हारे बारे में बहुत सचेत हैं। क्यों? वहां देखो, अंदर वह ऋषि भी तुम्हारे कारण जानबूझकर 3री मंजिल की लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। उसने कांच के दरवाजे के अंदर एक आदमी को टेबल पर बैठे देखा।
जब वह पहले भी घूमता था तो उसने उसे कड़ी मेहनत से पढ़ते हुए देखा था। वह इतना हताश लग रहा था कि उसने विशाल को उसकी पुरानी याद दिला दी। वैसे भी ओप्पा, तुम एक मुश्किल इंसान हो। तुम बहुत चुभने वाले भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरे पास बस समय नहीं था, विशाल ने हल्के से कहा। लेकिन अलीशा संतुष्ट नहीं थी। मुझे पता है, लेकिन वे कहते हैं कि एक छोटी सी मुलाकात भी किस्मत होती है। क्या तुम्हें दुख नहीं होता कि हम बिना उचित बातचीत के फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे? सच, हमें साथ में शराब पीनी चाहिए और जीवन के बारे में बात करनी चाहिए। तुम्हें कभी नहीं पता, इससे हमें बाद में मदद मिल सकती है। उद्धरण चिन्ह। अगर वह बूढ़ा विशाल होता तो वह जोर से सिर हिलाता। उसे विश्वास नहीं था कि उसे सामाजिक जीवन के लिए लोगों के साथ संबंध बनाए रखने होंगे। उसे लगता था कि सती संबंध उसे पीछे ही रखेंगे। कंपनी में शामिल होने वाला विशाल भी ऐसा ही था। उसने दूसरे लोगों को नज़रअंदाज किया और केवल अपने बॉस या वरिष्ठों को प्रभावित करने की कोशिश की जो उसकी सीधे मदद कर सकते थे। उसने सोचा कि भावनात्मक श्रम उत्पादक स्थानों पर किया जाना चाहिए, लेकिन अब यह अलग था। उसका मुंह नहीं खुल रहा था, ठीक उसके भ्रमित दिमाग की तरह। अलीशा, जो लगातार बोल रही थी, ने अपनी आवाज़ कम की और मुंह खोलने से पहले माहौल को देखा। ओप्पा, तुम इसके बाद क्या कर रहे हो? उसने अपनी सूखी लार निगल ली और उसकी पलकें कांप रही थीं। उसके हाथ उसकी स्कर्ट के हेम को कसकर पकड़े हुए थे। अध्याय 6। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा जो यूना ने कहा था। जब विशाल अपने विभाग की इमारत में दाखिल हुआ तो उसने किसी भी छात्र को गर्मजोशी से अभिवादन करते नहीं देखा। शायद उसी विषय के उसके कनिष्ठों से एक हल्का सा झुकाव। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब उसने खुद देखा तो उसे और भी बुरा लगा। इंडियन विश्वविद्यालय अपने मानविकी विभाग के लिए नहीं जाना जाता था, यह अपने इंजीनियरिंग विभाग के लिए ज्यादा प्रसिद्ध था। और चूंकि यह सियोल क्षेत्र में नहीं था, इसलिए इसकी रैंकिंग भी कम थी। हसन द्वारा नियुक्त किए गए इंडियन विश्वविद्यालय के व्यवसाय छात्रों की संख्या बहुत कम थी। बेशक उस समय विशाल के पास कोई वरिष्ठ नहीं था जो उसकी मदद कर सके। और विशाल, जो हमेशा कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता था, अपने कनिष्ठों की भी परवाह नहीं करता था। उसे अपने आसपास के लोगों की परवाह नहीं थी और वह केवल आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करता था। यह विशाल को अपनी कंपनी में देखने जैसा था। यह सही तरीका नहीं था। उसने सोचा कि यह उस समय सबसे अच्छा तरीका था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो यह सही नहीं था। उसे तुरंत नौकरी पाने के लिए जुनूनी नहीं होना चाहिए था। उसे ज्यादा लोगों से घुलना मिलना चाहिए था और उसे लोगों की स्वाभाविक रूप से देखभाल करना सीखना चाहिए था। साथ ही उसे अपने क्षितिज को व्यापक बनाना चाहिए था। हर समय सिर्फ काम ही मत करो। वह तुरंत बदलना चाहता था, लेकिन परीक्षा का मौसम था और उसका अपने विभाग के लोगों से ज्यादा संपर्क नहीं था। वह इसे सिर्फ थोड़े ज्यादा दोस्ताना अभिवादन के साथ ही समाप्त कर सकता था। विशाल विभाग की इमारत से बाहर आया और परिसर में एक बेंच पर बैठ गया। विशाल के सामने से अलग अलग कपड़े पहने छात्र गुजरे। जब वह चुपचाप बैठा और उन्हें देख रहा था तो उसने एक खास पैटर्न देखा। उनकी छोटी छोटी हरकतें ट्रैफिक लाइट की तरह थीं, जो उसे जीवंत जानकारी दे रही थीं। उसे अचानक आश्चर्य हुआ कि अगर उसने मनोविज्ञान का अध्ययन जारी रखा होता तो कैसा होता। वह विद्वान नहीं था, इसलिए उसने बहुत कुछ हासिल नहीं किया होगा। और वह दूसरों की परवाह करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह परामर्श देने में भी अच्छा नहीं था। मुझे लगता है कि कंपनी में काम करना मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है। वह हंसा। जब वह वहां बैठा था और बेतरतीब चीजों के बारे में सोच रहा था तो किसी ने उसे पुकारा। नमस्ते स्टीव। उद्धरण चिन्ह। यह एक लंबा कद और नीली आंखों वाला विदेशी था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास इंतजार करने के लिए कोई है? वह स्पष्ट रूप से विशाल की ओर इशारा कर रहा था और उससे बात कर रहा था। स्टीव वह अंग्रेजी नाम था जिसे विशाल अपनी कंपनी में इस्तेमाल करता था। क्या उसने तब से उस नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? उसने उसका चेहरा पहचान लिया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह कौन है। जो भी हो, विशाल ने स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी में जवाब दिया। नमस्ते, मैं बस लोगों को पास से गुजरते हुए देख रहा हूँ। यह आराम करने और समय बिताने के लिए एक बढ़िया जगह है। वाह, आपने अपनी अंग्रेजी इतनी बेहतर कैसे कर ली? ओह, मुझे लगता है कि यह बेहतर इसलिए हुई क्योंकि मैंने कड़ी मेहनत की। वाकई कमाल है। आपकी शब्दावली और उच्चारण इतने अच्छे हैं कि मुझे लगता है कि आप मूल वक्ता हैं। आपने ऐसा कैसे किया? वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। उसने अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना MBA प्रोग्राम पूरा किया। क्या होगा अगर वह तब अंग्रेजी नहीं बोल पाता? यह हास्यास्पद होगा। उससे थोड़ी देर बात करने के बाद उसे याद आया कि वह कौन था। उसका नाम जेम्स था। वह उम्मीद के मुताबिक अंग्रेजी का शिक्षक था। अपना कोर्स पूरा करने के बाद भी वह लगातार उसका पीछा करता रहा और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता रहा। इसकी बदौलत उनकी अच्छी बातचीत हुई और वे साथ में बिलियर्ड्स खेलने भी गए। वे करीबी दोस्त बन गए। मैं अपने विभाग से किसी से भी नहीं मिला। जेम्स से मिलने का एक स्पष्ट कारण था। यह इसलिए था क्योंकि वह एक मददगार व्यक्ति था। वह बिना किसी पैसे खर्च किए अंग्रेजी वार्तालाप का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श पाठ्यपुस्तक था। उनकी बातचीत से लगता है कि उस समय विशाल हंस सकता था और खूब बात कर सकता था। उसने बस अपने लोगों को सावधानी से चुना था।
विशाल ने अंदर ही अंदर आह भरी और अपनी बातचीत को खत्म करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जेम्स, आपकी बदौलत यह वाकई मजेदार था। कोई बात नहीं, स्टीव, चलो फिर मिलते हैं। जेम्स हाथ मिलाने से हैरान था, लेकिन फिर मुस्कुराया और अपनी सीट से चला गया। उसने अच्छी बातचीत की, लेकिन विशाल को अपने मुंह में कड़वाहट महसूस हुई। उसे याद आया कि उस समय उसे आगे बढ़ने के लिए कैसे संघर्ष करना पड़ा था। वह केवल उन लोगों को लेता था जो जरूरी थे और उन लोगों के साथ एक सीमा तय करता था जो उसे अनावश्यक लगते थे। इन हरकतों ने उसके पहले से ही कम होते रिश्तों को और भी खंडित कर दिया। आखिर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जो ईमानदारी से उसके साथ रहे। मैं ऐसे कैसे जी पाया? विशाल ने डूबते सूरज को देखते हुए बुदबुदाया। वह वापस उसी बस में नहीं जाना चाहता था। उसे लगा कि वही दिनचर्या खुद को दोहराएगी। इसके बजाय विशाल ने एक अलग रास्ता खोजने के लिए पैदल चलना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा समय था जब वह अपने फ़ोन या किसी अन्य डिवाइस पर नक्शा नहीं देख सकता था। वह बस जहां भी उसके पैर उसे ले जाते वहां चलता। यह एक अकुशल काम था, लेकिन वह तरोताजा महसूस करता था क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जो वह आमतौर पर नहीं करता था। धीरे धीरे चलता रहा। लंबे समय तक चलने पर भी उसके घुटनों में दर्द नहीं होता था। उसका युवा शरीर निश्चित रूप से अलग था। बैंग 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 बैंग। उसने तेज आवाज पर चारों ओर देखा और पाया कि हर जगह निर्माण स्थल थे। यह एक बड़े पैमाने पर अपार्टमेंट विकास परियोजना थी जो एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करती थी। सड़क पर अपार्टमेंट बिक्री की जानकारी के पोस्टर लगे हुए थे। वूसांग कंस्ट्रक्शन, नाम क्यों जाना पहचाना लग रहा है। ये निश्चित रूप से एक बड़ी निर्माण कंपनी नहीं थी। उसने इसे सियोल में कभी नहीं देखा था, इसलिए शायद ये बाद में दिवालिया हो गई। ठीक है, वूसांग, वह सही था। अपार्टमेंट बिक्री में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के कारण कंपनी दिवालिया हो गई। नुकसान सैकड़ों अरबों वॉन का था। यह अभी भी उसकी याद में था, इसलिए यह बड़ी खबर रही होगी। उसने सुना कि उसके कई परिचित लोग इससे प्रभावित हुए थे क्योंकि यह उसके गृहनगर के पास था। तुम्हें कुछ शोध करना चाहिए था, बेवकूफ़। उसने उस समय कुछ ऐसा ही सोचा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका इससे कोई सीधा संबंध नहीं था। रुको, उसे एहसास हुआ कि भविष्य जानने के कुछ उपयोगी पहलू हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इन बारूदी सुरंगों से बच सकता था। वह 20 साल बाद हानसुंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष पद पर पहुंच गया था। वह कम से कम चीन, जापान और अमेरिका के साथ संबंधों को जानता था, और उसके दिमाग में बड़े चक्रों, विनिमय दरों और कच्चे माल की चाल और भविष्य के विकास उद्योगों पर आधारित आर्थिक रुझानों के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी थी। वह भूत की तरह स्टॉक या रियल एस्टेट के उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, लेकिन वह बड़ा दांव लगा सकता था। सिर्फ स्टॉक में निवेश करना। उसे यह हिस्सा अच्छी तरह याद था क्योंकि वह समाज में एक नौसिखिया था जो दूसरों के विचारों की परवाह करता था। कई वरिष्ठ लोग थे जो अपने फंड या स्टॉक निवेश के कारण रोते या हंसते थे। वह जो अभी गिर रहा था उसे बेच सकता था या जो बाद में बढ़ेगा उसे खरीद सकता था। वह अपने द्वारा कमाए गए पैसे का इस्तेमाल सही समय पर रियल एस्टेट खरीदने और इमारत बनाने में कर सकता था। ऐसा करने का यही एक तरीका था। नहीं, वह विदेशी स्टॉक में निवेश करके ज़्यादा पैसा कमा सकता था। उसके पास उन कंपनियों के बारे में जानकारी थी जो 20 साल बाद दुनिया में अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं। खास तौर पर अगर वह वेंचर कैपिटल फर्मों में निवेश करता जो यूनिकॉर्न बन गईं, तो वह आसानी से सैकड़ों गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता था। क्रिप्टोकरेंसी खरीदना ऐसा करने का दूसरा तरीका था। उसके विचार एक दूसरे का अनुसरण करते थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने आसपास की चीज़ों को नहीं देखा और सिर्फ पैसे के बारे में सोचा। भविष्य में वह विशाल से बहुत अलग नहीं था। विशाल ने यह महसूस करते ही हिंसक ढंग से अपना सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने सफलता और पैसे के पीछे भागते हुए जीवन नहीं जीने की कसम खाई थी। क्या वह पहले ही यह भूल गया था? इसीलिए लोग कहते हैं कि लोग नहीं बदलते। पैसा। उसने खुद देखने के लिए पर्याप्त पैसा कमाया। वह दूसरों से ईर्ष्या किए बिना अच्छी तरह से जी रहा था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अगर उसके पास पैसा होता भी, तो वह नहीं जानता था कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। बल्कि वह पैसे के कारण लोगों के चयन में अधिक रुचि लेने लगा। उसे फिर से एक नया जीवन मिला। इस बार वह पैसे के पीछे भागते हुए जीवन नहीं जीना चाहता था। बेशक अगर कोई बहुत ज़रूरी पल होता तो वह पैसे भी कमा सकता था, लेकिन फिर भी उसका लक्ष्य पैसा नहीं बल्कि लोग होने चाहिए। पैसे से ज़्यादा लोग। यही बात उसके पिता ने पहले भी कही थी। उसने एक अलग जीवन जीने और खुद को बदलने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए उसने सोचा कि उसे छोटे छोटे काम भी करने होंगे। हर दिन अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजो। वह पहले ऐसा नहीं करता था क्योंकि वह कहता था कि उसके पास समय नहीं है। वह उनसे नहीं मिलता था क्योंकि वह काम में व्यस्त था, इसलिए धीरे धीरे उसके दिल में भी वे अलग हो गए। ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल था, लेकिन वह इतना आसान काम नहीं कर सकता था। विशाल ने गहरी सांस ली और अपना फ़ोन हाथ में थाम लिया। उसने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन किया। हाय माँ, मैंने अभी फ़ोन किया। हाँ माँ, आपके साइड डिश बहुत स्वादिष्ट थे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हाँ, ओह ठीक है। क्या उसके बेटे की कोमल आवाज़ बहुत अपरिचित थी? उसकी माँ का जवाब उसे अजीब लगा। ठीक है, मैं कल आऊँगी माँ, मुझे तुम्हारी याद आती है।
अलविदा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, फोन के दूसरी तरफ की आवाज़ तेज होती गई। वह बता सकता था कि वह मुस्कुरा रही थी, हालांकि वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने अपने चेहरे पर भी मुस्कान महसूस की। इसके बाद उसके पिता की बारी थी। उसे यकीन था कि जब वह फ़ोन उठाएगा तो उसके पिता हैरान हो जाएंगे। उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे और वे शायद ही कभी एक दूसरे को फ़ोन करते थे। उसके फ़ोन पर उसके पिता के साथ हुई छिटपुट कॉल हिस्ट्री ने उसकी याददाश्त की पुष्टि की। रिंग रिंग रिंग, फ़ोन की घंटी बजी और उसके पिता की कर्कश आवाज़ सुनाई दी। उसे पहले वह आवाज़ नापसंद थी, लेकिन अब उसे वह आवाज़ अच्छी लग रही थी। क्या हो रहा है पिताजी? मैं कल नीचे आने की योजना बना रहा हूँ। कल? ओह, क्या तुम व्यस्त हो? उसके पिता ने उसके सवाल पर संकोच किया। ठीक है, मैं हूँ, लेकिन फिर भी आ जाओ। ठीक है, मैं कल तुमसे मिलूंगा। मुझे तुम्हारी याद आती है। क्लिक। उसके पिता ने अपनी बात पूरी करने से पहले ही फ़ोन काट दिया। उसे नहीं लगा कि उसके पिता उसे जानबूझकर टाल रहे हैं। उसे अभी अपने बेटे से बात करने की आदत नहीं थी। इस बार जब वह नीचे गया तो उसने अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का फैसला किया। अपनी बहन को फ़ोन करने के बाद उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया। विजय, कांत, सतीश, अभिषेक, ये तीनों उसके गृहनगर के दोस्त थे जो प्राथमिक विद्यालय से ही उसके करीब थे। जब वह संघर्ष कर रहा था तो वे ही उसकी मदद करते थे। उनके पास साथ में बहुत सारी यादें थीं। उसे लगता था कि जब वे बड़े होंगे तो वे हमेशा साथ रहेंगे। उसने अपने बचपन की यादों को याद किया और एक एक करके उन्हें फ़ोन किया। उन सभी का एक ही जवाब था, क्या चल रहा है? ये समझ में आया। वह अपनी सैन्य सेवा समाप्त करने के बाद पढ़ाई में व्यस्त था और उनसे ज़्यादा नहीं मिल पाता था। शायद उसने उन्हें ज़्यादा फ़ोन भी नहीं किया, क्योंकि उसके फ़ोन पर कॉल रिकॉर्ड नहीं थे। लेकिन दोस्त तो दोस्त ही होते हैं। वे उसे उसकी अजीबोगरीब आवाज़ के लिए चिढ़ाते थे और उसके बेकार चुटकुलों पर हंसते थे। उनकी छोटी छोटी बातचीत से भी उसे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थीं। उनकी आवाज़ें युवा और अपरिचित लग रही थीं, लेकिन उसने जानबूझकर ज़्यादा सहजता से बात करने की कोशिश की। चलो, मैं खरीद रहा हूँ, बस दिखाओ। सच में? क्या तुमने लॉटरी जीती या कुछ और? वे आश्चर्यचकित लग रहे थे कि उसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाया और उन्हें पे खरीदने की पेशकश की। उन्हें इस तरह आश्चर्यचकित होते देखना मज़ेदार था जैसे कि उन्होंने अपॉइंटमेंट ले रखा हो। उसने नीचे जाने पर उनसे मिलने का वादा किया और कॉल समाप्त कर दी। उसने उनसे न मिलने के लिए पढ़ाई का बहाना बनाया था, लेकिन कंपनी में शामिल होने के बाद उसके पास और भी कम समय था। उसके दोस्त जो मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे, धीरे धीरे उससे दूर हो गए। इसके खत्म होने के बाद उसे इसका पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि 3 सच्चे दोस्त होना जीवन में सफलता है, जैसा कि पुरानी कहावत है। उसे तब यह नहीं पता था। अब मुझे पता है। हाँ, अब उसे पता था। वह जिन रिश्तों को हल्के में लेता था, जैसे परिवार और दोस्त, वे सबसे कीमती थे। उसे पता था कि अब जब वे फिर से करीब आ गए हैं तो उसे उन्हें और भी करीब से संजोना और बनाए रखना होगा। अब उसे जो करना था वह आधिकारिक तौर पर पूरा कर चुका था। उसने लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की नौकरी पूरी कर ली थी, इसलिए उसे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी जब तक कि वह अपना डिप्लोमा प्राप्त न करना चाहे। अगर पहले की तरह होता तो वह हंसुंग इलेक्ट्रॉनिक्स के साक्षात्कार की तैयारी में व्यस्त होता, लेकिन उसे अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार वह पहले से ही कंपनी का अध्यक्ष था। उसे पूरा भरोसा था कि वह साक्षात्कारकर्ता की तुलना में अनुभव, कौशल और कंपनी के मामलों के बारे में ज़्यादा जानता है। उसे खुद एक साक्षात्कारकर्ता के रूप में भी काफ़ी अनुभव था, इसलिए वह किसी भी स्थिति को अच्छी तरह से संभाल सकता था। उससे भी बढ़कर, हंसुंग में शामिल होने के बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, यही उसकी असली चिंता थी। उसे अपने सहकर्मी क्वोन से जंग के अंतिम संस्कार का दृश्य याद आया और वह बस में चढ़ गया। अध्याय 7। बस 3 घंटे तक चली और आखिरकार विशाल के गृहनगर में रुकी। यही है, नदी के पीछे इमारतों से भरा अपार्टमेंट परिसर अभी तक नहीं बना था और पुराना शहर जिसका पुनर्विकास किया गया था अभी भी पहले जैसा ही दिख रहा था। उसे वह पता मिला जो उसकी मां ने उसे दिया था और पहाड़ी ढलान के अंत में एक मंजिला फार्म हाउसों का एक समूह देखा। यह एक ऐसा घर था जिसे वह स्पष्ट रूप से याद करता था। अपनी मां के निधन के बाद उसके पिता दूसरे क्षेत्र में चले गए और उसके पास इस जगह पर जाने का कोई कारण नहीं था। ये रहा, विशाल घर के सामने रुका और उखड़ती हुई नीली छत को देखा। उसे वह 2 मंजिला हवेली याद आ गई जिसमें वह बचपन में रहता था। ये यहाँ से बहुत दूर नहीं था और इसमें बहुत सारी यादें बची हुई थीं। अच्छी तरह से रखे गए विशाल बगीचे में एक झूला था और एक छोटी सी झोपड़ी थी जो विशाल का ठिकाना थी। यादें सुंदर होती हैं, लेकिन वे सुखद यादें थीं। उसे अब भी वे अच्छी तरह याद थीं, लेकिन घर का सामना करने पर उसे कैसा लगा? ऐसा लग रहा था कि उस समय की दयनीय भावनाएं अभी भी कॉफ़ी के प्याले के नीचे के मैल की तरह बनी हुई थीं। मैं इसे ज़रूर बहाल करूंगा। क्या यही कारण नहीं था कि विशाल ने इतनी दृढ़ता से सफलता की तलाश की? उसने अचानक अपने दिमाग में आए पुराने विचारों को झटक दिया और खाली प्रवेश द्वार में कदम रखा। फिर उसकी नज़र अपनी माँ से मिली जो छोटे से आंगन में सलाद धो रही थी। ओह विशु, माँ! जब उसने अपनी युवा माँ का सामना किया जिसके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ नहीं थीं, तो उसका दिल धड़क उठा। उसे उसके साथ बिताया बचपन अच्छी तरह याद आ गया।
वह हमेशा उसके सामने मुस्कुराती थी। वह आखिरी पल में भी वैसी ही थी। वह उससे संपर्क नहीं कर सकता था या उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकता था। लेकिन जब वह मर रही थी तब भी उसने अपने निकम्मे बेटे को एक तनावपूर्ण मुस्कान के साथ आश्वस्त करने की कोशिश की। जब उसे यह याद आया तो उसकी रक्षा टूट गई। उसे लगा कि उसके शरीर में सिर से लेकर पैर तक पछतावा हो रहा है। विशाल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। फिर उसकी माँ ने एक तौलिए से अपने हाथ पोंछे और उसकी पीठ थपथपाने के लिए उसके पास आए। ओह डियर, क्या तुम यहाँ आकर थक गए हो? नहीं, पटपट, ठीक है, तुमने अच्छा किया, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है न? विशाल ने अपनी माँ की छोटी सी बाहों में झुकते हुए अपना सिर हिलाया, अपने अंदर उमड़ रही भावनाओं को दबाते हुए। हाँ, ठीक है, चलो फिर खाना खाते हैं। बस एक मिनट रुको। अपनी युवा माँ का सामना करना कैसा लगा, जो 20 साल पहले जीवित थी? मुझे बहुत खुशी है कि मैं वापस आ गया। वह अपने जीवन में आए चमत्कारी बदलाव के लिए आभारी था। उसने बाकी सब कुछ एक तरफ रख दिया। उसके सामने कुछ भी मायने नहीं रखता था, न पैसा, न सफलता, न कोई दौलत या शोहरत। थोड़ी देर बाद, चलो खाना खाते हैं। छोटी सी मेज पर उसकी माँ द्वारा पकाए गए कई तरह के साइड डिश और मीट रखे हुए थे। उसकी माँ बैठ गई और प्रसन्न भाव से विशाल को खाते हुए देखने लगी। माँ, तुम भी खाओ। मैंने पहले ही खा लिया है और मैं यहाँ और नहीं खा सकता। मेरा वजन बढ़ जाएगा। मेरा वजन कहाँ से बढ़ गया? तुम अभी भी बहुत सुंदर हो। ओह माए, तुमने इतनी अच्छी बातें कहना कहाँ से सीखा? हो, उसकी माँ के होंठ उसकी अजीब तारीफ सुनकर मुड़ गए। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी वह बचपन से उसे याद करता था। वह शांत और खुश थी, विशाल के विपरीत जो अपने गिरते जीवन से निराश था। जब विशाल ने खाना खत्म किया तो उसकी माँ ने अपना मुंह खोला। विशु, मुझे लगता है कि इस बार मैं साइड डिश की दुकान संभाल लूंगा। क्या? मालिक एक और दुकान खोल रहा है और वह चाहता है कि मैं वही दुकान चलाऊं। उसे मेरी खाना बनाने की कला पसंद है। उसने अपनी माँ की तरफ देखा जो थोड़ी देर झिझकने के बाद सावधानी से बोली। उसे अंदाजा हो गया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे लगा होगा कि विशाल ने पहले भी उसके काम पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी और उसने सारा बोझ खुद ही उठाने की कोशिश की होगी, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी समझे बिना। कम से कम अब तो नहीं। विशाल ने अपनी माँ को आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम थकी नहीं हो? यह मुश्किल है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि जब लोग मेरी साइड डिश का मजा लेते हैं तो मैं कितना खुश होता हूँ? सच में, बेशक। मुझे नहीं पता कि मैं पहले बिना कुछ किए एक मूर्ख की तरह क्यों रहती थी। क्या ये विशाल को आश्वस्त करने के लिए था? माँ के हाव भाव बार बार होने लगे। विशाल को ये बात पता थी। ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर के सामने बैठना ही काफी मुश्किल था, लेकिन साइड डिश बेचकर जीवनयापन करने की कठिनाई को महसूस न करना असंभव था। वह सहमत होने का नाटक कर सकता था और आगे बढ़ सकता था, लेकिन वह माँ की ईमानदारी के बारे में उत्सुक था। यह मुश्किल होगा। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। विशाल, हाँ माँ, क्या तुम जानबूझकर मुझे बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहे हो? माँ ने उससे पूछा और विशाल ने जल्दी से जवाब दिया। क्या ऐसा है? तुम्हारे पिता भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हम ठीक हो रहे हैं। मैं अब बहुत खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत सकारात्मक जवाब था। उसकी आंखें स्थिर थीं, उसकी आवाज़ और सांसें शांत थीं। मेज़ पर उसका हाथ स्वाभाविक रूप से उसे बता रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। विशाल दूर था, लेकिन माँ ही थी जिसने घर के ढहने को देखा। घर छोटा हो गया और उनके कपड़े पहले जैसे अच्छे नहीं रहे। उसके हाथों पर कभी पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब वह साइड डिश की दुकान चलाती है। वह इतनी आशावादी कैसे हो सकती है? माँ ने आगे कहा, मानो उसने विशाल की जिज्ञासा को समझ लिया हो। हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। सच में, अगर तुम चिंतित हो तो मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ज़्यादा चिंता मत करो और आराम से रहो। हाँ, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। इसे यात्रा या किसी और चीज़ में इस्तेमाल करो। यही तुम्हें कमाना चाहिए और मुझे भेजना चाहिए। हाँ, माँ, जब मैं पैसे कमाऊंगा तो हम साथ में यात्रा करेंगे और स्वादिष्ट खाना खाएंगे। विशाल जोर से हंसा और कुछ खुशनुमा शब्द जोड़े। यह उसके सामान्य स्वभाव से बिल्कुल अलग था। उसे अपरिचित महसूस हुआ और उसके होंठ सिकुड़ते रहे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माँ को विदा किया जब वह साइड डिश की दुकान पर लौटी। उसने कहा कि वह ठीक है, लेकिन वह उसके कपड़ों पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सका। एक ग्रे गोल सूती टी शर्ट और जीन्स, उन पर साइड डिश के दाग थे। उसने गालों से भरी एक सांस छोड़ी और अपने छोटे से कमरे में चला गया। उसके बचपन के फोटो एल्बम और स्कूल के दिनों के रिकॉर्ड थे। कुछ पुरस्कार भी थे, जिनमें से ज्यादातर कला से संबंधित थे। उसे कला पसंद थी। उसे वे यादें याद आ गईं जो वह बहुत पहले भूल चुका था। ऐसा लगा जैसे वह किसी संग्रहालय में है। अपनी युवावस्था की यादों के रिकॉर्ड, जिनका सामना उसने 20 साल में पहली बार किया था, ने विशाल के दिल को झकझोर दिया। यह क्या है? वह घाटी में अपने दोस्तों के साथ अजीबोगरीब चेहरा बनाते हुए अपनी तस्वीर देखकर हंसा। वह बिना किसी दिखावे के बहुत खुश दिख रहा था। अजीब अंगों के साथ पुरानी यादों की स्टिकर तस्वीरें और दोस्ती के नोट भी थे।
फोटो में विशाल के बारे में क्या? वह बिल्कुल भी चिंता न करते हुए खुशमिजाज और खुशमिजाज था। ये कुछ ऐसा था जो वह अब खुद में कभी नहीं देख सकता था। वह फूलों से सजे बॉक्स को देखकर मुस्कुराया और उसे खोला। उसके अंदर ढेर सारे पत्र थे। वे मिडिल और हाई स्कूल की लड़कियों के हाथ से लिखे पत्र थे। जब वह छोटा था तो वह उनसे इतना शर्मिंदा था कि वह जानबूझकर उन लड़कियों से दूर रहता था जो उसके सामने अपने पापों को स्वीकार करती थीं। वाह, विशाल ने एक मजेदार जीवन जिया। अतीत में विशाल उज्ज्वल और खुशमिजाज था। उसके कई दोस्त थे और वह काफ़ी लोकप्रिय था। उसे हर दिन जीने में मज़ा आता था। लेकिन वह इस तरह कैसे समाप्त हो गया? जब उसने घर को गिरते देखा तो वह बदल गया, लेकिन वास्तव में उसने खुद ही सारी चिंताओं और बेचैनियों को गले लगा लिया। वह अपने माता पिता और दुनिया के खिलाफ आक्रोश की शक्ति के साथ आगे बढ़ा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह सब एक बहाना था। पीड़ित मानसिकता, लालच, जुनून, नकारात्मक भावनाएं जो एक बार लुढ़क गईं, वे बर्फ के गोले की तरह बढ़ती गईं और विशाल के भीतर के आत्मा को नष्ट कर दिया। वह खुद के लिए कोई जगह के बिना एकांत जीवन जी रहा था, जैसे कि अगर वह खुद को पर्याप्त रूप से कठिन नहीं बनाता तो वह गिर जाएगा। अगर वह माँ की बातों पर थोड़ा ध्यान देता तो क्या वह बदल नहीं सकता था? जब वह अपने बॉस की बातों का इतना अच्छी तरह से पालन करता था तो वह अपने करीबी लोगों की परवाह क्यों नहीं कर सकता था? जवाब उसके सामने था, लेकिन वह केवल एक अदृश्य मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा था। पछतावा और खुद को दोषी ठहराना हमेशा यादें वापस लाता था। माँ सूर्यास्त के समय वापस आए। उसने कहा कि इसमें कुछ समय लगेगा और हेयर सैलून चली गई। विशाल ने माँ के मुस्कुराते चेहरे के बारे में सोचा और अधिक खुश रहने का फैसला किया। माँ, तुम्हारा नया पर्म अच्छा लग रहा है न? ओह, तुम्हें कैसे पता चला? क्या ये ठीक है? हाँ, कल तुम पर अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारी त्वचा जवां दिखती है, इसलिए अपने साइड बालों को बांधना बेहतर है। इससे तुम अधिक जीवंत दिखती हो और तुम पर अच्छा लगता है। विशाल, दरअसल जब मैंने ये पर्म करवाया था। जब विशाल अपनी माँ की रुचियों से मेल खाता था तो बातचीत अधिक स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती थी। उसकी माँ ने उत्साह से अपनी आवाज़ ऊंची की और विशाल हंस पड़ा। उसने अपनी माँ के साथ वैसा ही व्यवहार किया था जैसा उसने कंपनी के लोगों को जीतने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी माँ की प्रतिक्रिया उसकी अपेक्षा से कहीं बेहतर थी। उसने उससे एक करीबी दोस्त की तरह बात की, अपने मन की बातें साझा की। उसकी माँ भी एक इंसान थी। जब वह दिलचस्पी दिखाता था तो उसे अच्छा लगता था और जब वह उससे सहानुभूति रखता था तो वह खुल जाती थी। वह यह आसान काम पहले क्यों नहीं कर सकता था? मैं बेहतर करूंगा। विशाल ने चुपचाप उसे धन्यवाद दिया और उसकी आंखों में देखा। वे बहुत देर तक बातें करते रहे, जब तक कि उसके पिता अंदर नहीं आ गए। पिताजी, ओह, आप यहाँ हैं। हाँ, आप कैसे हैं? विशाल ने अपने पिता को उनके सामान्य ठंडे भाव से अधिक गर्मजोशी से अभिवादन किया। हाँ, उसके पिता ने अपना सिर घुमाया और अजीब तरह से उत्तर दिया। तभी विशाल को अपने पिता का चेहरा साफ दिखाई दिया। झुर्रीदार भौहें, झुके हुए कंधे और एड़ियों से ज्यादा बाहर की ओर इशारा करते हुए पैर ये दिखा रहे थे कि उसे अपने दैनिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उसके पिता ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे कि वह सोच रहा हो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, और उसने अपना आसन बदल लिया। यह उसके साथ ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करने का समय था, लेकिन शब्द आसानी से नहीं निकले। पिताजी, डिनर। प्रिय, मेरा काम हो गया। हाँ, आराम से आराम करो। धक धक। अंत में उसके पिता विशाल की बातें सुने बिना अपने कमरे में चले गए। यह अजीब लगा। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके बीच अच्छे संबंध थे। उसकी माँ ने चुपचाप विशाल के चेहरे की ओर देखा। इन दिनों उसे मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, मैं समझती हूँ। तुम्हारे पिता भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। बस थोड़ी देर और उन्हें देखते रहो, वे जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ, विशाल ने सिर हिलाया, लेकिन वह सहज नहीं था। पिताजी ने क्या किया है? क्या पिताजी ने हमारे परिवार को बर्बाद नहीं किया? मैं कभी भी पिताजी की तरह नहीं रहूंगा। उसे अपने पिता की पीठ को कमरे में जाते हुए देखकर शर्मनाक पुरानी याद आ गई। उसे वह दिन याद आ गया जब उसके पिता की फैक्ट्री दिवालिया हो गई थी और वे यहाँ आ गए थे। उस दिन उसने अपने पिता से सामना किया था और यह बात आज भी उसकी यादों में ताज़ा है। शायद यही वह समय था जब उनके रिश्ते में दूरियां आ गई थीं। उसकी माँ ने विशाल के माथे पर हल्की झुर्रियां देखीं और सावधानी से पूछा, विशाल, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल, वह अपनी चिंतित माँ के सामने मुस्कुराया। अगले दिन विशाल अपने गृहनगर में घूमा। ये वह दूरी थी जिसे वह बस से तय कर सकता था, लेकिन वह जानबूझकर चला। हवा उसे चलने के लिए आमंत्रित कर रही थी। उसे लगा कि नर्म मिट्टी उसके पैरों को सुखद रूप से छू रही है। वह फूलों की तेज खुशबू से मुस्कुराया। किसी ने ऐसा कहा, अगर आप धीरे धीरे चलते हैं तो आप चीजें देख सकते हैं। उसे वे चीजें दिखाई देने लगी जो वह आगे भागते समय नहीं देख पाता था। उसे अपना परिवार, दोस्त और आसपास का माहौल दिखाई देने लगा। जिन चीजों को वह पहले अनदेखा करता था और अनदेखा करता था, वे अब उसके लिए बहुत मायने रखती थीं। वह आभारी और कृतज्ञ था। अध्याय 8। वह उन पुरानी गलियों में चला गया जिन्हें उसने बहुत दिनों से नहीं देखा था, और जल्द ही वह बाजार पहुंच गया। बाजार की लंबी गली पारदर्शी छत से ढकी हुई थी। दुकानों के साइन बोर्ड भी बड़े करीने से बदले हुए थे। वह बचपन से याद किए जाने वाले पुराने जमाने के बाजार को नहीं देख पाया। ये बहुत बदल गया है।
जब उसने सुना कि उसकी माँ बाजार में साइड डिश की दुकान चलाती है तो वह चिंतित हो गया था, लेकिन यह निराधार था। वातावरण उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने पहले कभी यह पता लगाने की जहमत नहीं उठाई थी कि उसकी माँ कहाँ काम करती है। नहीं, शायद इसलिए कि वह हमेशा उसके प्रति उदासीन रहता था। उसकी माँ ने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ की दुकान कहाँ है। उसे साल में 1 या 2 बार नीचे आने, थोड़ी देर रुकने और वापस ऊपर जाने की ही यादें थीं। विशाल ने गली में चलते हुए वहां व्यापार करने वाले लोगों के कपड़ों को देखा। जब वह लगभग आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसने अपनी बाईं ओर एक साइड डिश की दुकान देखी। वहां उसकी माँ खड़ी थी, जिसने अपने सिर पर लाल रंग का हुड पहना हुआ था। जब वह बगल की महिला से बात कर रही थी तो उसके चेहरे पर बहुत ही उज्ज्वल भाव थे। फिर एक ग्राहक आया। ओह, ये स्वादिष्ट है, मेरा विश्वास करो। ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे कभी नहीं खाया है, लेकिन ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने इसे एक बार खाया हो और फिर कभी वापस ना आए। अरे, मैं गंभीर हूँ। हो, उसकी माँ ने अच्छे हास्य के साथ बात की और ग्राहक ने आखिरकार वह साइड डिश पैक उठा लिया जिसकी उसकी माँ ने सिफारिश की थी। मैंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि तुम्हारा प्रभाव अच्छा है। मैं इसे आजमा कर देखूंगा। अरे बिल्कुल, मैं कोशिश करने पर भी झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, धन्यवाद। अपने भोजन का आनंद लें। विशाल ने दूर से देखा और मुस्कुराया। यह उसकी माँ का एक अलग पक्ष था। उसे अपनी माँ के बारे में सिर्फ इतना याद था कि वह हमेशा गरिमा के साथ चाय पीती थी। उसकी माँ को वास्तव में अपने काम में मजा आता था। वह ऐसा कैसे कर सकती है? विशाल को अचानक अपनी माँ पर गर्व महसूस हुआ। उसने अपनी असहजता पर काबू पाने और उस भावना के साथ उसके पास जाने का फैसला किया। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया होगा। वह अपनी माँ के करीब गया, जो ग्राहक से मिले पैसे अपनी कमर के चारों ओर एक छोटे से बैग में डाल रही थी, और बोलने से पहले हल्की खांसी। आह, क्या मैं भी देख सकता हूँ? हाँ जरूर। ग्राहक, ओह विशाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह अपनी हैरान माँ को देखकर धीरे से मुस्कुराया। बस मेरे पास थोड़ा समय बचा था, इसलिए मैं रुक गया। ओह, क्या ये सीता का बेटा है? फिर बगल के डोनट की दुकान वाली महिला उसकी माँ के करीब आए और पूछा। हाँ, यह मेरा सुंदर बेटा है। विशाल, इसे नमस्ते कहो। नमस्ते, मैं विशाल हूँ। हे भगवान, तुम इतने सुंदर कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पैर लंबे हैं और तुम्हारी त्वचा गोरी है। तुम किसी सेलिब्रिटी की तरह दिखते हो। धन्यवाद, तुम भी बहुत सुंदर हो। विशाल ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और वह और अधिक मिलनसार हो गई। महिला ने उसकी माँ के कंधे पर थपकी दी और हंगामा मचाया। ओह माय, तुम्हारा बेटा भी बहुत अच्छा बोलता है। ये सच है? हो, उसका रूप उन्हें तरोताज़ा कर रहा होगा। महिला बोलते समय उसे ऊपर से नीचे तक देखती रही। उसकी माँ खुश दिखी और मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाए। उसे अपनी माँ के स्पर्श से अच्छा लगा। अगर उसे पता होता कि वह उसे इतना पसंद करती है तो वह पहले ही उससे मिलने चला जाता। उसे इसका बहुत पछतावा हुआ। विशाल ने जल्दी से आसपास के माहौल को देखा और सही समय पर एक विषय उठाया। ये जगह, ओह, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। फिर अलग अलग दुकानों से दूसरी महिलाएं वहां इकट्ठा हुईं और माहौल को खुशनुमा बना दिया। उसकी माँ और बगल वाली महिला बातचीत के केंद्र में स्वाभाविक रूप से खुश थीं। विशाल को भी अपनी माँ की मुस्कुराती आंखें देखकर खुशी हुई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि लोगों से बातचीत करना मज़ेदार होता है। बातचीत अच्छी चल रही थी कि तभी एक ग्राहक आया। जाने का समय हो गया था। माँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है विशु, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करो। मैं बहुत दुखी हूँ। विशाल बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ आंटी, डोनट बहुत स्वादिष्ट था। फिर मिलेंगे। उसने अलविदा कहा और मुड़ गया। जब वह कुछ कदम आगे बढ़ा तो उसे पीछे से डोनट वाली महिला की आवाज़ सुनाई दी। यौनही का बेटा वाकई बहुत मज़ेदार और कूल है। ओह माय, मुझे जलन हो रही है। अरे अतिशयोक्ति मत करो, ऐसा मत करो, मैं गंभीर हूँ। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे अपने सिर में अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा क्यों दिखाई दिया। विशाल के होठों पर एक गहरी मुस्कान उभर आई। नियुक्ति से पहले अभी भी कुछ समय बचा था। अगली जगह वह अपने पिता की फैक्ट्री में गया जो बाहरी इलाके में थी। उसने सोचा था कि फैक्ट्री बर्बाद हो गई है, लेकिन उसके पिता ने कहा कि उन्होंने अपने प्रयासों से इसे पुनर्जीवित किया है। इस तथ्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह उसकी याददाश्त में नहीं था। ये ठीक नहीं रहा होगा। जब वह फैक्ट्री साइट पर पहुंचा तो उसने एक तरफ लाल ईंटों का ढेर देखा। अचानक उसके दिमाग में छिपी एक पुरानी याद दिमाग में आ गई। फैक्ट्री में बनी लाल ईंटें विशाल के खिलौने थीं। वह उन्हें ढेर करके अपनी ऊंचाई से बड़ी जगह बनाता था। उसके पिता ने उसे इसके लिए डांटा नहीं, बल्कि उसने एक वक्त सूट पहना और उसकी मदद की। उसके साथ काम करने वाले चाचा भी विशाल के साथ खेलते थे। यह एक अच्छी याद थी। जब वह छोटा था तो विशाल को अपने पिता पर बहुत गर्व था। उसका सपना अपने पिता जैसा बनना था। जब वह दूर से फैक्ट्री को देख रहा था तो उसके पिता प्रकट हुए। उसके बगल में एक युवक था जिसने उसके पिता की बाँह खींची। बॉस, हमारे पास समय नहीं है, चलो जल्दी चलते हैं। मुझे पता है तुम बदमाश हो, चिंता मत करो, जब तुम अधीर होते हो तो कुछ भी काम नहीं आता। अरे लेकिन यह एक महत्वपूर्ण अनुबंध है ना? हाँ, चलो चलते हैं।
उसके पिता उस युवक का पीछा करते हुए एक नीले ट्रक की यात्री सीट पर बैठ गए। घर रहने के बाद उसके पिता हमेशा उसकी यादों में एक हारे हुए व्यक्ति की तरह रहे। वह अपने बेटे के प्रति सचेत था और वह हमेशा घर पर अपना सिर झुकाता था। कुछ झगड़ों के बाद उसने उससे कोई बातचीत नहीं की और अपनी मां के निधन के बाद उसने कभी भी उससे संपर्क नहीं किया। उसे अब अपने पिता में ऐसी कोई बात नहीं दिखी। उसके पिता ने अपनी लग्जरी कार को नीले रंग के ट्रक में बदल दिया था, लेकिन उसकी उदार मुस्कान पहले जैसी ही थी। विशाल ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा। शायद वही था जिसने उसके पिता को इतना कमजोर बना दिया। अगर उसने अपने पिता की बात सुनी होती और उन पर ज्यादा भरोसा किया होता तो क्या चीजें अलग होती। अचानक आए इस ख्याल से उसने अपने होंठ काट लिए। वूम, कार विशाल की जगह से दूर विपरीत दिशा में चली गई। वह अपने पिता को नमस्ते कहना चाहता था, लेकिन उसे अगली बार के लिए अवसर को स्थगित करना पड़ा। फिर भी उसके चेहरे पर निराशा का कोई निशान नहीं था। एक और मौका मिलेगा, विशाल ने शांत मन से मुड़कर देखा। पब की ओर जाते हुए जहां उसने अपॉइंटमेंट लिया था, उसने अपना प्राथमिक विद्यालय देखा। अपने पिता की फैक्ट्री से लाल ईंटों से बनी 4 मंजिला इमारत और उसके सामने एक गोल खेल का मैदान। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। वह 6ठी कक्षा से हाई स्कूल तक अपने दोस्तों के साथ एक ही कक्षा में था। विजय, सतीश, अभिषेक, खासकर ये 3 लोग, उसे लगा कि वे मरने तक साथ रहेंगे। लेकिन मैं ही था जिसने सबसे पहले संपर्क तोड़ा। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह नौकरी के लिए पढ़ाई में व्यस्त था और एक कंपनी में नौकरी लगने के बाद वह काम में व्यस्त हो गया। वह कई बहाने बनाकर कई सभाओं में शामिल नहीं हुआ और जैसे जैसे ये बार बार होता गया, वह स्वाभाविक रूप से उनसे दूर होता गया। फिर से मिलना आसान नहीं था क्योंकि वे अलग अलग जीवन जीते थे। खासकर जब वह विजय की मां के अंतिम संस्कार और सतीश की शादी में नहीं जा सका तो उसे वे अच्छी तरह याद थे। उसने व्यावसायिक यात्राओं और ओवरटाइम काम के बहाने बनाए, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह वहां जा सकता था। आखिरकार वह काम के कारण नहीं बल्कि अपने लालच के कारण नहीं गया। जब वह इधर उधर सोच रहा था तो वह पब में पहुंच गया। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वह अक्सर यहां आता था, इसलिए उसे साइनबोर्ड अच्छी तरह याद था। चरमराहट। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया, उसने पब के अंदर भीड़ देखी। वे कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि वे पहले आए थे। तभी किसी ने विशाल को आवाज़ लगाई जो इधर उधर देख रहा था। अरे विशाल, तुम क्या कर रहे हो? ओह, मैं बस एक पल के लिए विचलित हो गया था। मुझे लगा कि तुम हमारे चेहरे भूल गए हो क्योंकि तुमने हमें इतने लंबे समय से नहीं देखा है। मैं कैसे भूल सकता हूँ? विशाल ने खोखली हंसी दी और मेज़ पर बैठ गया। मेज़ पर 3 लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे दिमाग में आई छवियों से मेल नहीं खा रहे थे। क्या विजय हमेशा से इतना दुबला था? उसे जो विजय याद था वह अब से बहुत अलग था। सतीश और अभिषेक एक जैसे थे। वे अपने भविष्य के चेहरों से बहुत बदल गए थे। अगर उसने घर पर अपने बचपन के दोस्तों की तस्वीरें नहीं देखी होती तो वह उनका उत्साहपूर्वक स्वागत करता। वे वाकई बहुत छोटे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह 20 साल पहले वापस चला गया हो। यह उस समय से अलग था जब उसने फ़ोन पर पूछा था कि वे कैसे हैं, क्या वे वास्तव में घुल मिल सकते हैं। उसके मन में भी ऐसा ही विचार आया। तुम इतनी मेहनत से क्या सोच रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम फिर से पढ़ाई करने जा रहे हो। बिल्कुल नहीं, मुझे एक ड्रिंक पिलाओ। उसने विशालन के गिलास में बियर भर दी। हमारे शानदार पुनर्मिलन के लिए चीयर्स। खनक। उन्होंने बिना किसी टोस्ट या लीड के शराब पी। उन्होंने गिलास भरते ही उसे खाली कर दिया। वे पुराने गाने जो उसने लंबे समय से नहीं सुने थे, उसके दोस्तों के युवा चेहरे जिन्हें उसने लंबे समय से नहीं देखा था, उन्होंने विशालन के दिल को झकझोर दिया। वह जल्दी ही उस अजीब स्थिति को भूल गया जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसे ये भी एहसास हुआ कि यह एक भ्रम था कि उनकी मानसिक उम्र मेल नहीं खाती थी। जब उन्होंने पीने का फैसला किया तो वे पुराने दिनों की यादों में खो गए। विशालन ने अपने दोस्तों की कहानियों पर ताली बजाई और हंसा। वाकई कमाल है, मुझे भी वह याद है जब जुनसुक ने अपनी नाक से टोब्बो की थूकी थी, तो कितने साल पहले की बात है। हाँ, ये सिर्फ 2 साल पहले की बात है। सच में ऐसा लगता है कि 20 साल हो गए हैं। चलो हमारे शानदार पुनर्मिलन के लिए पीते हैं। उसे अपनी छाती में एक चुभन महसूस हुई। उफ, उसने कार्बोनेटेड ड्रिंक पीकर अपनी नाक साफ की। उसने सिर्फ महंगी शराब पी थी, लेकिन इस बियर का स्वाद बहुत अच्छा था। वह बिना किसी चिंता के इस तरह पीने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा होगा। अचानक उसे अपना अकेला अतीत, या यूं कहें कि अपना भविष्य याद आ गया, जब वह अकेले शराब पीता था। उसे काम पर इस तरह पीने के कई मौके मिले थे, लेकिन सफलता की दौड़ में लगे विशालन को लगा कि अनावश्यक शराब पीना व्यर्थ है। उसने लोगों के साथ समय बिताने और छोटी छोटी बातें करने के बजाय काम करना चुना। वह बस चढ़ता ही जा रहा था, बिना ये जाने कि एकाकी शिखर से दृश्य कितना क्षणभंगुर था। उसने अपने विचारों को दूर करने के लिए अपना ड्रिंक पी लिया। शराब में निश्चित रूप से उसे आराम देने की शक्ति थी। वाह, यह इतना अच्छा क्यों है? हे विशालन, तुम इतने खुश क्यों हो? क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? नहीं, मैं एक नौकरी की तलाश में हूँ। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उस उम्र में थे जब वे समाज में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। बातचीत का विषय जल्द ही रोजगार पर आ गया। यूना, तुम कहाँ जा रहे हो?
वह पढ़ाई में अच्छा है, इसलिए वह अच्छा करेगा। वह शायद इलसेओंग या हानसेओंग जाएगा। उसके दोस्त लंबे समय से विदेश में पढ़ाई करने के लिए उसकी प्रशंसा करते दिख रहे थे। वे किसी बात को लेकर गलत थे। अरे, तुम किसी विदेशी कंपनी में जा सकते हो, है ना? मुझे नहीं पता। अगर यह पुराना विशालन होता तो यह मुश्किल होता, लेकिन अब यह अलग था। ये सिर्फ विदेशी कंपनियां नहीं थीं। अपने मौजूदा कौशल के साथ वह किसी भी कंपनी में जा सकता था, भले ही उसे अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के लिए दंड मिले। उसकी अंग्रेजी भी अच्छी थी, इसलिए वह गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक कंपनियों में भी आवेदन कर सकता था। नहीं, वह अपनी खुद की कंपनी भी शुरू कर सकता था। उसके पास अनुभव था और वह जानता था कि भविष्य में कौन से उद्योग आशाजनक होंगे। वह कुछ नीतिगत बदलावों के बारे में भी जानता था, इसलिए वह एक उद्यम कंपनी शुरू कर सकता था और उसे अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकता था। अगर वह काम नहीं करना चाहता था तो उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि उसके पास कोई शुरुआती पूंजी नहीं थी, लेकिन वह निवेश करके भी पैसा कमा सकता था। लेकिन फिर भी विशालन ने अपने दिल में पहले ही अपना मन बना लिया था। हानसेओंग सबसे बड़ा कारण अपनी गलतियों को सुधारना था, लेकिन ये सिर्फ इसी वजह से नहीं था। यह मज़ेदार था। पीछे मुड़कर देखें तो यह वाकई मज़ेदार था। उसे हर दिन खुद को बढ़ते हुए देखना अच्छा लगता था। उसे ये भी अच्छा लगता था कि उसके काम को दुनिया भर में एक बड़ी कंपनी हैंसऑन के जरिए पहचाना जा रहा है। अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने और एक कदम आगे रहने की खुशी एक ऐसी दवा की तरह थी जो उसे बिना आराम किए आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन वह किसी से भी बेहतर जानता था कि अंत अच्छा नहीं था। अध्याय 9। उसने एक अलग जीवन जीने का मन बना लिया था और वह ये पुष्टि करना चाहता था कि क्या उसका चुनाव सही था। वह देखना चाहता था कि उसके रास्ते के अंत में किस तरह का नज़ारा सामने आएगा। कम से कम यह उतना खाली नहीं होगा जितना तब था जब वह शिखर पर अकेला खड़ा था। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद वह बोलने वाला था, अरे लेकिन विशाल, तुम बहुत ज्यादा नहीं पी सकते। सामाजिक जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं है। हा हा हा। दूसरों ने हंसते हुए कहा कि अभिषेक, जो उसके सामने बैठा था, ने एक चंचल भाव के साथ अपना सिर हिलाया। विशाल बस मुस्कुराया। हसन इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के सामने उसे सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हुए सुनना मजेदार था। और अभिषेक ने नौकरी मिलने के कुछ समय बाद ही गुस्से में अपनी कंपनी छोड़ दी थी। उसने कहा कि वह एक रेस्तरां खोलने जा रहा है। सोचने पर वह वहां भी नहीं जा सकता था। विशाल को उस पर तरस आया और उसने हल्की मुस्कान के साथ उसे जाने दिया। ओह वैसे, विशाल विजय की ओर झुका और उससे पूछा, विजय, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? वह ठीक है। क्यों? बस सोच रहा था, तुम्हें कभी पता नहीं चलता। बच्चे, तुम बहुत नीरस हो, फिर भी तुम्हें उसे स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए। मुझे समझ आ गया यार। यह कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी। उसे सटीक कारण नहीं पता था, लेकिन विजय की माँ एक पुरानी बीमारी से मर गई थी। विशाल को अभी भी व्यस्त होने के कारण अंतिम संस्कार में न जा पाने के लिए दोषी महसूस हो रहा था। लेकिन जब बाद में विशाल की माँ की मृत्यु हुई तो विजय ने उसे हमेशा सांत्वना दी थी और अंतिम संस्कार में भी उसकी मदद की थी। वह एक आभारी व्यक्ति था। वह किसी भी तरह से विजय की मदद करना चाहता था। विशाल ने विजय की ओर देखा तो सतीश ने ताली बजाई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। ठीक है विजय, क्या तुम यून की माँ को अस्पताल नहीं ले गए थे जब वह बेहोश हो गई थी? सतीश, विजय ने अपनी तर्जनी उंगली अपने मुंह पर रखी और सतीश ने ऐसे बुदबुदाया जैसे उसने कोई गलती की हो। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि कुछ छिपा हुआ है। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैंने पिछले साल संयोग से उसकी मदद की थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, उसे बस अनीमिया था। सतीश, तुम सच में? विजय ने विशाल के सवाल का जवाब दिया और खुद से बुदबुदाने से पहले सतीश को फिर से घूरा। मैंने तुमसे कहा था कि ह्यून को मत बताना कि उसकी माँ उसके बारे में चिंतित है। उद्धरण चिन्ह। तो यही हुआ। वह कई मायनों में विजय का बहुत आभारी था। विशाल को अपने सीने में गांठ महसूस हुई। धन्यवाद विजय, सच में, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी माँ भी हमारी माँ जैसी ही है। धन्यवाद। वह बिना कुछ जाने कितनी मूर्खता से जी रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। वह बस आगे देखता रहा और अपनी जिंदगी जीता रहा। उसे फिर से बहुत अफसोस हुआ। क्या इसलिए कि माहौल भारी हो गया था? विजय ने विशाल की छोटी बहन का जिक्र करके बात बदल दी। राधिका को एक बार फोन करो, वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जब मैंने उसे फोन किया तो वह बहुत दोस्ताना नहीं लग रही थी। वह ऐसी ही है। चलो, अचानक फिर से मूड भारी हो गया। चलो पीते हैं। हाँ चलो, एक शॉट। घप घप। उसे अच्छा लगा क्योंकि शराब ने उसे गर्म कर दिया। उसे और भी अच्छा लगा क्योंकि वह इन लोगों के साथ था। उसका दिल गर्म हो गया। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह नशे में था? विशाल ने कुछ ऐसा कहा जो उसे पसंद नहीं आया और उसके दोस्तों ने मुंह बिचक दिया। हिचकी, तुम्हें पता है क्या, मुझे तुम लोग बहुत पसंद हो। ये बच्चा पागल है, वह पूरी तरह नशे में है। नहीं, मैं गंभीर हूँ। मुझे पैसे या सफलता की जरूरत नहीं है। सच में, हे, मैंने पहली बार विशाल को इतना शांत देखा है। क्या ये बच्चा आज परेशानी खड़ी करने वाला है? जब ऐसा होगा तो हमें उसे होश में लाना होगा। चलो चलें। यह अभिषेक का सुझाव था।
ओह, क्या हम घूमने चलें? जरूर। सतीश और विजय ने भी सिर हिलाया। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? विशाल सिर चकराता हुआ बाहर आया और अपने दोस्तों के पीछे चला गया। वे जिस जगह गए वह आश्चर्यजनक थी। यह अगले ब्लॉक में बैटिंग मशीन की दुकान थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां आप उड़ती हुई गेंदें मार सकते थे और स्को पा सकते थे, और यहां तक कि अपने स्को के आधार पर गुड़िया भी पा सकते थे। अचानक पुरानी यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। वह अक्सर यहां अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाता था। जैसे जैसे यादें उसके दिमाग में उभरी, उसने विजय की आवाज़ सुनी। आखिरी वाला दूसरे राउंड के लिए पैसे देगा? ठीक है, जरूर जरूर जरूर। हे, विशाल अब बाहर है, सच में। तुम बस आराम करो, हम पहले खेलेंगे। जैसे ही विशाल बेंच पर बैठा, सतीश आत्मविश्वास से भरा हुआ आगे बढ़ा। खटखट खटखट, उसने बेसबॉल बैट को तेजी से उड़ती गेंदों पर घुमाया। उसने उन्हें कितनी अच्छी तरह मारा, ये देखकर लग रहा था कि उसने थोड़ा अभ्यास किया है। विजय और अभिषेक भी ऐसे ही थे। उन्होंने जोर से घुमाया, मानो वे हारना नहीं चाहते थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, विशाल ने अपनी मुद्रा ठीक की और उड़ती गेंदों को देखा। उसकी आंखों के सामने धुंधला दृश्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी प्रतिस्पर्धी भावना ने उसके नशे पर काबू पा लिया था। हसन इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष बनना आसान नहीं था। वह हमेशा प्रतिस्पर्धा की दुनिया में रहा था, और इस तरह की शर्त ने लंबे समय के बाद उसका खून खौला दिया। थप थप, तीसरा हिट करने वाला सतीश नीचे आया और विशाल की पीठ थपथपाई। विशाल, दबाव महसूस मत करो। उसके चेहरे पर पहले से ही जीत की निश्चितता थी। ये समझ में आता था क्योंकि उसने उसे दी गई सभी 10 गेंदों पर हिट किया था। ग्राउंड बॉल थी, लेकिन हिट और होम रन भी थे, इसलिए उसका स्कोर काफी ऊंचा था। वह तीनों में से पहला था, और यह इस दुकान के लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, तीसरा स्थान। अन्य दोस्तों ने भी विशाल को सांत्वना दी क्योंकि उनके स्कोर भी ऊंचे थे। कोई बात नहीं यार, रोना मत। हे, खासकर वह लड़का अभिषेक, लोगों को चिढ़ाने में उसका एक खास हुनर था। विशाल बस मुस्कुराया। विशाल प्लेट पर खड़ा हो गया और उसने एक छोटी सांस ली। उसने अपने हाथ में बल्ले का ठंडा स्पर्श महसूस किया। बहुत समय हो गया था जब उसने इस तरह से बल्ला घुमाया था। कंपनी में आने के बाद उसे बेसबॉल बल्ला घुमाने का कोई मौका नहीं मिला था। ये गोल्फ से बहुत अलग नहीं है, विशाल ने सरलता से सोचा। उसने अपने निचले शरीर को ठीक किया और बल्ले के सिरे को पकड़कर उसे जोर से घुमाया। वूम, जब उसने अपनी कमर का सही इस्तेमाल किया तो बल्ले ने हवा में करते हुए एक भयंकर आवाज की। वाह, क्या तुम बैरी बॉन्ड हो या कुछ और? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कुछ नहीं मारोगे। विशाल ने पीछे से आ रही पृष्ठभूमि की आवाज को नजरअंदाज किया और कुछ और बार घुमाया। उसने कल्पना की कि उसके सामने एक गेंद है और उसने बल्ले को ठीक उसी जगह घुमाया। उसके दोस्तों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तीनों स्विंग की गति एक जैसी थी, जैसे कि रूलर से मापी गई हो। खटखट, जैसे ही उसने पैसे डाले, मशीन ने गुनगुनाहट की आवाज की और गेंदें बाहर निकालने के लिए तैयार हो गई। टिल्ड थप 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 टिल्ड। शराब के कारण उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के सामने खड़ा है। उसके सामने हजारों लोग थे, दर्जनों कैमरे और रिपोर्टर भी। उन सभी का ध्यान विशाल पर था। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और भीड़ के चेहरों को देखा। उसने उनकी सांसों, भावों और हाथों की हरकतों को एक एक करके महसूस किया। वह इतना संवेदनशील था कि वह अपने आसपास हवा के बदलते प्रवाह को भी पकड़ सकता था। धमाका, एक गेंद बाहर निकली। रास्ता उम्मीद के मुताबिक था, एक बीच का रास्ता। अब कस लो। विशाल ने बल्ला कस लिया और अपनी कमर को मोड़ लिया जैसा कि उसने पहले अभ्यास किया था। उसने बल्ला बहुत बड़ा चढ़ाकर घुमाया, जो उसके लिए बहुत ज्यादा था। बल्ला हवा में तेजी से उछला। सही समय पर, सही जगह पर बल्ला उड़ गया। खटखट, लेकिन शायद इसलिए कि विशाल का बल्ला थोड़ा ऊपर था, गेंद जमीन की ओर चली गई। शायद इसलिए कि उसने गेंद को इतनी जोर से मारा कि गेंद ने जोरदार चटकने की आवाज की और जमीन पर लुढ़क गई। वाह, तुम ग्राउंड बॉल से होम रन मार सकते हो। उसके पीछे बैठे दोस्तों ने मजाक में प्रतिक्रिया दी, लेकिन विशाल अलग था। वह थक चुका था। गोल्फ में भी कुछ ऐसा ही था। उसे बस गेंद को ऊपर से नीचे मारने के बजाय बगल में मारने के बारे में सोचना था। बस इतना फर्क था कि गेंद उड़ रही थी, लेकिन अगर उसे अपनी सही स्थिति और समय पता हो तो ये स्थिर गेंद से अलग नहीं थी। पहला एक ट्रायल था, लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे। जब उसने सीधी रेखा खींची तो गेंद उतनी ही नीचे गिरी। जब उसने इसे दूर से और पास से देखा तो यह अलग था। वूम, विशाल ने एक बार बल्ला घुमाया और अपनी एकाग्रता बढ़ाई। शराब का नशा बहुत पहले ही उतर चुका था। उसके चारों ओर शांति थी और उसे लगा कि वह मंच पर अकेला है। उसने एक और गेंद को उड़ते हुए देखा। क्लैंग, जब उसने स्विंग किया तो उसने उसे बहुत अच्छे से मारा। क्रैक, गेंद ऊंची उड़ी और ऊपर लगे हरे जाल को हिला दिया। होम रन। एलईडी डिस्प्ले ने संकेत दिखाया और उसका स्कोर एक साथ बहुत बढ़ गया। उसके बाद भी यही हुआ। जो गेंदें सीधे उसी जगह पर उड़ी, वे उसे स्थिर गोल्फ की गेंदें लग रही थीं। वह किसी टूर्नामेंट में नहीं था, लेकिन वह प्रो लेवल पर गोल्फ में अच्छा था। उसके लिए इस तरह की बड़ी गेंद को मारना कोई समस्या नहीं थी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, क्रैक क्रैक क्रैश।
जब विशाल ने आखिरी गेंद मारी और नीचे आया तो ये हुआ। क्रेक। जैसे ही दरवाज़ा खुला उसने अपने दोस्तों के चेहरे देखे जो आधे अधूरे थे। खासतौर पर अभिषेक का चेहरा देखने लायक था। दूसरा राउंड अभी चल रहा है अभी, है ना? ओह, विशाल का स्कोर दुकान में पहले स्थान पर था। उसके हाथ में एक बड़ी सफ़ेद भालू की गुड़िया थी इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता। तुम क्या कर रहे हो? चलो, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब विशाल पहले बाहर गया तो विजय को आखिरकार होश आया और उसने कुछ कहा। क्या वह लड़का वाकई एक पढ़ाकू लड़का है? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था। दूसरे राउंड से लेकर तीसरे राउंड के कराओके तक और फिर चौथे राउंड तक विशाल ने बिना किसी रोक टोक के अपने दोस्तों के साथ मस्ती की। उसने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा विचलन नहीं किया था। विशाल ने कराहते हुए अपना सिर पकड़ लिया, ऐसा लगा कि वह फट जाएगा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने एक अजीब कमरा देखा जिसमें तेज रोशनी थी। जब उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया तो उसने अपने दोस्तों को कुर्सियों पर लेटे हुए देखा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने ध्यान से चारों ओर देखा। उसने पुलिस की वर्दी पहने लोगों को देखा। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। उसने अपनी यादों के टुकड़ों को जोड़ा और शराब पीने के बाद सड़क पर पड़े रहने की याद आई। उसने रात के आसमान में तारों को देखते हुए उन लोगों से बकवास की थी। किसी ने उन्हें सड़क पर पड़े होने की सूचना दी और फिर यह स्पष्ट हो गया कि आगे क्या हुआ। उसने स्थिति को समझना समाप्त किया और विनम्र होने का नाटक किया। मुझे खेद है। मैंने बहुत अधिक शराब पी ली क्योंकि मैं अपने दोस्तों से बहुत समय बाद मिला था। शराब की गंध। उफ। पुलिस ने निराशा में अपना सिर हिलाया। वह अपने दोस्तों के सिर पकड़ना चाहता था जो अभी भी सो रहे थे और उस पल उन्हें जोर से दबाना चाहता था। डिंग डोंग। विशाल पुलिस स्टेशन से बाहर आया और अपने दोस्तों के साथ फिर से अंदर चला गया। उसके हाथ में एनर्जी ड्रिंक की बोतल थी। अरे, तुम वापस क्यों आए? कृपया इसे ले लो। मुझे बहुत खेद है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पहले ही बहुत डांट पड़ चुकी है। तुम हमारे जीवन रक्षक हो, ये काफ़ी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही विशाल और उसके दोस्तों ने विनम्रता से सिर झुकाया, पुलिस ने धीरे से ठहाका लगाया। हे, मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो। धन्यवाद। अध्याय 10। उनका अभिवादन करने के बाद उसे राहत महसूस हुई। शायद यह बादल रहित नीले आसमान की वजह से था जिसने उसे ज्यादा तरोताज़ा महसूस कराया। ये बहुत अच्छा है। विशाल ने अपनी छाती खोलकर जोर से चिल्लाया। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं किया होगा। शायद इसीलिए उसका चेहरा पहले से ज्यादा चमकीला लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भारी बोझ नीचे रख दिया हो। खटखट। उस समय सतीश और अभिषेक जो उसके बगल में थे ने दोनों तरफ से उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं। अरे, हम अब पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। एक और ड्रिंक क्यों न लें? विशाल को अपनी अविश्वसनीय हंसी निगलनी पड़ी जो उसने थूक दी थी। ये लोग गंभीर थे। जब वह घर पहुंचा तो सबसे पहले उसे डांटा गया। ओह माय, तुम शराब की तरह महक रहे हो। अच्छा काम। तुम बड़े हो, सूरज उगने तक तुम क्या कर रहे हो? मैं बस उनके साथ घूम रहा था। ठीक है, अच्छा काम। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ कुछ मौज मस्ती करनी चाहिए। उसे लगा कि उसकी माँ उस पर कठोर व्यवहार करेगी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए उसे एक कप शहद वाली चाय दी। अगर उसे पता होता कि वह पुलिस स्टेशन गया है तो शायद वह इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देती। अज्ञानता परमानंद है। उसने गर्म शहद वाली चाय पीते हुए अपना दिमाग साफ किया और अचानक याद आया कि विजय ने कल क्या कहा था। माँ, क्या तुम्हें कोई दर्द है? नहीं, मुझे नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कितना स्वस्थ हूँ? उसकी माँ ठीक दिख रही थी क्योंकि उसने बॉडी बिल्डर की तरह अपनी बाहें उठाई हुई थीं। उसने अपना मुंह ढक लिया और उसकी मनोरंजक उपस्थिति पर हंसा और उसकी माँ अपनी सीट से उठ गई। अरे, अजीब बातें मत करो और बाहर आकर खाओ। थोड़ी देर बाद लिविंग रूम में खाने के साथ एक छोटी सी टेबल रखी गई थी। गर्म बीन स्प्राउट सूप और नमकीन सोया सॉस ब्रेज़्ड मीट एक साथ अच्छे से चले। विशाल ने पूरे खाने के दौरान अपनी माँ को अंगूठा दिखाया। उसकी माँ अपने बेटे को देखकर लगातार मुस्कुरा रही थी जो पहले से ज्यादा जिंदादिल हो गया था। जब उसने खाना खत्म किया तो उसने अपनी पिछली जेब से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला और अपनी माँ को थमा दिया। और ये, कृपया इसे ले लो। यह क्या है? ये तुम्हारे लिए पैसे हैं माँ। मैंने छात्रवृत्ति के पैसे और पार्ट टाइम नौकरी से काफ़ी पैसे बचाए हैं। अरे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत पैसे कमाता हूँ। चिंता मत करो और अपने दोस्तों के लिए कुछ खरीदो। विशाल ने बातचीत को ऐसे मोड़ दिया जैसे उसे पता हो कि वह ऐसा ही कहेगी। फिर इसका इस्तेमाल चेकअप करवाने और बाकी पैसे से सूट खरीदने में कर लेना। सूट? क्यों? क्या इसलिए? मुझे हानसोंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंटरव्यू देना है। ज़्यादा समय नहीं बचा है। सच में, क्या यही वो चीज़ थी जिसका उसे इंतज़ार था? जब उसने सिर हिलाया तो उसकी माँ ने अपनी फूटती हुई हंसी को अपने हाथ से मुश्किल से छिपाया। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से उसकी जांघ पर थपकी दी। ओह माय, मेरा विशाल कमाल का है। हो, ये सही है, अभी इसके लिए समय नहीं है। चलो जल्दी चलते हैं। अभी साइड डिश की दुकान का क्या? कोई बात नहीं, बॉस आज उसका ख्याल रख रहे हैं। तुम्हें पता है कि तुम किस्मत वाले हो, है ना?
यह माँ तुम्हें एक ही आउटफिट में कमाल का बना देगी। उसकी माँ अपने बेटे के साथ शॉपिंग करने को लेकर उत्साहित दिख रही थी। तैयारी जल्दी हो गई। विशाल अपनी माँ के साथ गली में चला गया और उसके साथ बस में चढ़ गया। उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसने अपनी माँ के साथ कब बस में सफ़र किया था। ये बहुत समय पहले की बात होगी जब वह बहुत छोटा था। वह बस के पिछले दरवाजे के बगल वाली सीट पर बैठा जहां 2 सीटें जुड़ी हुई थीं और उसने अपनी माँ से ढेर सारी बातें की। माँ, साइड डिश की दुकान कैसी है? बच्चे, तुम्हारी नौकरी कैसी है? उन्होंने उसकी माँ की साइड डिश की दुकान से लेकर विशाल की नौकरी की संभावनाओं तक हर चीज़ के बारे में बात की। दोनों के बीच बातचीत बस के रुकने तक चलती रही। जब विशाल बस से उतरा तो उसके सामने एक आउटलेट बिल्डिंग थी जो हाल ही में खुली थी। उसने पहली मंजिल पर प्रवेश द्वार के सामने लगे साइन बोर्ड को ध्यान से देखा। तभी उसकी माँ ने उसे एक उज्ज्वल भाव से खींचा। तुम उसे क्यों देख रहे हो? पुरुषों के कपड़े दूसरी मंजिल पर हैं। बस उत्सुक हूँ। माँ, चलो इस तरफ चलते हैं। वह जानबूझकर दूसरी तरफ गया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वहाँ चमकती रोशनी में महिलाओं के कपड़ों की दुकानें थीं। उसे पुरुषों के कपड़ों की दुकान तक पहुँचने के लिए कई महिलाओं के कपड़ों की दुकानों से गुजरना पड़ा। वह धीरे धीरे चला और अपनी माँ के हाव भाव को देखा। उसने दिखावा किया कि उसे परवाह नहीं है, लेकिन उसकी आंखें तेजी से घूम रही थीं। कुछ ऐसा जिसे वह काम पर आराम से पहन सके और फिर भी स्टाइलिश दिखे। उसके दिमाग में पहले से ही एक लक्ष्य था। उसने अपनी पैनी नज़र नहीं खोई थी जिसे उसने अपनी कंपनी के बॉस और बड़े क्लाइंट से निपटने के दौरान लंबे समय तक निखारा था। उसे विश्वास था कि उसकी माँ भी यही चाहेगी। ये कैसा रहेगा? नहीं, अच्छा नहीं है। जैसी कि उम्मीद थी, उसकी माँ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह अपनी आंखों में बनी हुई नज़र को छिपा नहीं पाए। हालांकि उसने दिखावा किया कि उसे परवाह नहीं है, लेकिन जब वह बात कर रहा था तो उसने देखा कि वह हमेशा की तुलना में तेजी से पलकें झपका रही थी। उसने उसकी दिल की धड़कन में भी बदलाव महसूस किया जो उसकी पार की हुई भुजाओं और उसकी डगमगाती निगाहों से पता चल रहा था। उसने जिस दिशा में इशारा किया था उस दिशा में उसके हाथों और पैरों की सूक्ष्म हरकत ने उसकी माँ की छिपी हुई भावनाओं को प्रकट किया। मैं बस देख रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में क्या? उसने हाइकिंग ब्रांड स्टोर से हल्के रंग की टी शर्ट खरीदी और उसकी माँ थोड़ा हिचकिचाई। ये भी अच्छा नहीं है। तो इसके बारे में क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। जब मैं साइड डिश की दुकान पर काम करता हूं तो इन कपड़ों को पहनने का क्या फ़ायदा है? ऐसा लग रहा था कि उसे भड़कीले कपड़े पसंद नहीं थे। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसकी माँ व्यावहारिक कपड़े चाहती थी। इसके बारे में क्या? अरे चलो तुम्हारा देखते हैं विशाल। ठीक है। उसकी माँ ने उसे लगातार सवालों से दूर खींच लिया, लेकिन उसने अपने मन में पहले से ही एक मोटा चित्र बना लिया था। जब वे पुरुषों के कपड़ों की दुकान में दाखिल हुए तो उसकी माँ ने अपने झुके हुए कंधों को सीधा किया और दिल खोलकर दुकान का आनंद लिया। भले ही वह खुद कुछ न खरीद सके, लेकिन वह अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा खरीदना चाहती थी। जब वह अपने चुने हुए कपड़े पहनकर बाहर आया तो वह बता सकती थी कि उसे यह कितना पसंद आया। उसे यह कहने की ज़रूरत नहीं थी, वह बता सकता था कि उसे यह कितना पसंद आया। वाह, तुम वाकई बहुत अच्छे लग रहे हो विशाल, तुम्हारा सूट बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, मुझे भी ये पसंद है। उसकी माँ को स्टाइल की अच्छी समझ थी। उसने थोड़ा कम संतृप्त नेवी ब्लू चुना जिसे वह बॉस बनने तक अक्सर पहनता था। स्टाइल थोड़ा अलग था, लेकिन जैकेट का फिट और पैंट की चौड़ाई एक जैसी थी। उसकी माँ ने इसे बिल्कुल सही चुना। जब उन्होंने भुगतान करना समाप्त किया और उसकी माँ क्लर्क से पैंट की लंबाई के बारे में बात कर रही थी। मैं अभी बाथरूम से वापस आती हूँ, जल्दी वापस आओ, उसकी माँ ने सहजता से उत्तर दिया। वह तुरंत महिलाओं के कपड़ों की दुकान पर चला गया। वह हाइकिंग ब्रांड स्टोर में गया जहां उसकी माँ ने सबसे लंबे समय तक देखा था और जल्दी से कुछ कपड़े चुने। छाती पर एक छोटा लोगो वाली बैंगनी रंग की टी शर्ट और बेज रंग की हाइकिंग पैंट जो स्ट्रेची थी और आसानी से दाग नहीं लगती थी। साइज लगभग इतनी होनी चाहिए। चुनना आसान था क्योंकि क्लर्क और उसकी माँ के शरीर के प्रकार एक जैसे थे। ये काफ़ी छूट पर भी था, इसलिए उसे ज़्यादा बोझ नहीं लगा। भले ही यह महंगा था, लेकिन उसके पास इसे चुकाने की पर्याप्त क्षमता थी। यह ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसकी मितव्ययी बचत की बदौलत। तुम पैसे किस लिए बचा रहे हो? यही वह समय है जब तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कृपया मुझे ये दे दो। क्लर्क को आश्चर्य हुआ जब उसने तुरंत चुन लिया। उसने शॉपिंग बैग अपने पीछे छिपा लिया और अपनी पीठ झुकाकर चलने लगा। उसकी माँ ने स्टोर के बाहर से उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। वह उसे बहुत प्यारी लग रही थी। वह क्या भाव प्रकट करती? वह अपने पहले सरप्राइज गिफ्ट का इंतजार कर रहा था। विशाल, तुमने इतनी देर क्यों लगाए? क्या तुम बीमार महसूस कर रहे हो? अरे तुम ऐसी क्यों हो माँ? चलो अब चलते हैं। ठीक है, तुमने आज बहुत मेहनत की है, इसलिए तुम मेरे लिए डिनर खरीदोगे, है ना? बेशक, बस इतना ही। यहाँ जब उसने छिपाया हुआ शॉपिंग बैग उसे सौंपा तो उसकी माँ की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा शॉपिंग बैग पर स्टोर के नाम की वजह से था। यह क्या है? बस मुझे लगा कि यह सुंदर लग रहा है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। तुमने इसे क्यों खरीदा? चलो जल्दी चलते हैं, हमें रिफंड लेना है। उसने अपनी माँ के शब्दों को सही साबित किया। मैंने पहले ही टैग हटा दिए हैं, इसलिए मैं इसे वापस नहीं कर सकता।
अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे फेंक सकते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा कि यह तुम पर अच्छा लगेगा। दरअसल उसने कपड़ों का लेबल अपनी जेब में रख लिया था, बस इसलिए कि अगर उसकी माँ को वाकई कोई दूसरा उत्पाद चाहिए होता। लेकिन उसकी माँ को उसके द्वारा चुने गए कपड़े पसंद आए। वह घबराई हुई लग रही थी, लेकिन शॉपिंग बैग पर नज़र गड़ाए हुए थी। जब उसने देखा कि साइज ठीक से फिट हो रहा है तो उसने राहत की सांस ली। उसकी आंखों के आसपास झुर्रियां भी पड़ गई थीं। हालांकि उसे अभी भी अफसोस हो रहा था और वह अपने पैर नहीं हिला पा रहा था। वह अपनी माँ को देखकर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि लोग क्यों कहते हैं कि उपहार देना एक खुशी है। इसे नौकरी मिलने के लिए एक प्रारंभिक उपहार के रूप में सोचो। हाँ, क्या यही है? उसकी माँ, जिसके चेहरे पर अब तक मुस्कान आ चुकी थी, ने पलटकर कहा। जैसी कि उम्मीद थी उसकी माँ, उसके अंदर अंत तक हास्य की भावना थी। अरे, ये तो बस पहला है। चलो कुछ स्वादिष्ट खाते हैं। उसके लिए भी ये बहुत ही सुखद दिन था। उस शाम वह घर जाते समय गली के कोने पर रुका हुआ था। अब उसे कुछ करना था। यह अपने पिता के साथ सुलह करने के लिए था। जब मैं अपने पिता से मिलूंगा तो मुझे क्या कहना चाहिए? उसने कई तरह की बातें सोची, लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं आया। उसके पिता अभी भी उसके लिए एक मुश्किल व्यक्ति थे, लेकिन वह साथ में बिताए इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह किसी तरह अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था। इस समय उसे शराब की जरूरत थी। उसे शराब की ताकत याद आई जिसने उसे अपने दिमाग को शांत करके अपने दोस्तों के साथ पल का आनंद लेने के लिए प्रेरित किया और अपने पिता का इंतजार किया। कितना समय बीत चुका था। उसके पिता थके हुए शरीर के साथ घर जा रहे थे। पिताजी, क्या हुआ? बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या उसके शब्द अप्रत्याशित थे? उसके पिता ने भौहें सिकुड़ी और उसे ध्यान से देखा। वह देख रहा था कि वह नशे में है या नहीं। उसने ये देखा और जितना संभव हो सके अपना मुंह धीरे से खोला। चलो बहुत दिनों बाद पहली बार कुछ पीते हैं। नहीं, धन्यवाद। जैसी कि उम्मीद थी, यही जवाब था जिसकी उसे उम्मीद थी। वह इस समय पीछे नहीं हट सकता था। उसने मूड बदलने की कोशिश की और गंभीरता से बोला, मैंने हानसोन ग्रुप की डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग पास कर ली है। मैं आपसे कुछ सलाह सुनना चाहता हूँ। सलाह? कौन सी सलाह? उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और बुदबुदाया, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। वह बता सकता था कि उसके चेहरे की मांसपेशियों में हल्का कंपन उसे बहुत बुरा नहीं लग रहा था। उसे यहाँ से थोड़ा आगे जाना था। उसने अजीब तरह से अपनी बाँह को अपने चारों ओर लपेट लिया। अरे, ऐसा मत करो और शराब पी लो। मैं शराब पीना भूल गया हूँ क्योंकि तुमने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। मुझे नहीं लगता कि मैं समाज में अच्छा कर सकता हूँ। तुम बदमाश हो। क्या उसे यह पसंद आया? यह आश्चर्यजनक था कि उसके पिता के सख्त चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे भी खुशी महसूस हुई। चलो पिताजी, मैंने माँ को पहले ही बता दिया है। हे भगवान, उसके पिता ने आखिरकार हार मान ली और उसके पीछे चल दिए। यह एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन जब बात आई तो उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना है। उसने अपने दिमाग में कुछ शब्द सोचने की कोशिश की, लेकिन झिझक रहा था। उसने देखा कि उसके पिता का चेहरा सख्त हो गया और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। धप धप, उनके कदम बहुत अजीब थे। ऐसा लगा जैसे किसी मुश्किल बॉस के साथ हो। ये सबसे बड़ी कठिनाई थी। जैसे ही वह चल रहा था और अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहा था, उसने खाने की गाड़ियों को कतार में खड़ा देखा। उसके पिता की नज़रें उन पर टिकी हुई थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसे यह जगह पसंद है। यहाँ कैसा रहेगा? बाहर ठंड है, इसलिए बाहर की मेज पर बैठना अच्छा रहेगा। चलो ऐसा करते हैं। उसने अपने पिता की आंखों को पढ़ लिया जब वह मेनू देख रहा था और पहले बोला। अगर वह उससे पूछता तो उसके पिता शायद उसे वापस बुला लेते, इसलिए उसने ऐसा किया। चिकन फीट कैसा रहेगा? ठीक है। इस तरह से उन्हें चिकन फीट की एक प्लेट और सोजू की 2 बोतलें अपनी मेज पर मिल गईं। ग्लूग ग्लूग, उन्होंने एक दूसरे को ड्रिंक पिलाए और चुप रहे।